गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत का 17th चैप्टर। तो 17th चैप्टर का नाम है इमरजेंसी प्रोविजंस। लास्ट जो इतने सारे वीडियोस थे उसमें इमरजेंसी के बारे में बहुत बार आया है, तो अब डिटेल में देखेंगे इमरजेंसी आखिर होती क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो 17th चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत का। द इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक जो है इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं। तो पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 से 360। दीज प्रोविजंस अनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन इफेक्टिवली। अब इमरजेंसी का पर्पस क्या है? इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, अब नॉर्मल सिचुएशन कहते हैं ना कि सिचुएशन हाथ से निकल जाए। तो जब कोई सिचुएशन, जब एक ऐसा सिचुएशन आ गई कि वो कंट्रोल ही नहीं हो रही है, तो स्टेट्स उस सिचुएशन से डील नहीं कर सकते, तो सेंट्रल जो है पूरा जो मामला है अपने हाथ में ले लेती है। तो ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं कि वो अब नॉर्मल सिचुएशन को इफेक्टिवली हैंडल कर सके। द रेशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दीज प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेफगार्ड सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन इमरजेंसी प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया किस लिए गया? मतलब हर एक जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको इंक्लूड करने के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन होता है, एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो इमरजेंसी को हमने इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। हमने इमरजेंसी प्रोविजन को इसलिए रखा ताकि हम अब नॉर्मल कंडीशंस में जब कोई खतरनाक सिचुएशन आ जाए तो हम हमारी कंट्री की जो सोवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबको बचा सके। अब कल के दिन कोई वार हो गया या एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, तो तब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पूरे इंडिया के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर इन केस ऑफ वार तो हमारी सोवरेनिटी को खतरा हो जाता है, यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी खतरा हो जाता है और हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को थ्रेट होने के चांसेस है। तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरा इंडिया में इमरजेंसी लगा सकती है और जो भी पूरी पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकेम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। तो इमरजेंसी अगर लग गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास पूरी पावर चली जाएगी और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो सारे स्टेट्स हैं, वो सेंटर के कंट्रोल के अंदर आ जाएंगे। मतलब इमरजेंसी के दौरान पे हमारा फेडरल सिस्टम जो है वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारी ताकत किसके पास गई? सेंट्रल गवर्नमेंट में। यूनिटरी स्ट्रक्चर में भी यही होता है, सारी ताकत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। स्टेट गवर्नमेंट पहले तो एग्जिस्ट नहीं करती, अगर एग्जिस्ट करती भी है तो भी वो एज एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म ऑफ द सेंटर काम करेगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंटर से ही पावर लेगी, उससे ही पावर अथॉरिटी डिराइव करेगी यूनिटरी स्ट्रक्चर में। हमारा फेडरल है, लेकिन जब इमरजेंसी लग जाएगी तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास सारी पावर जाएगी और स्टेट्स भी है सेंटर के कंट्रोल में ही चले जाएंगे। मतलब इमरजेंसी के दौरान हम एज अ यूनिटरी स्ट्रक्चर काम करेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर काम नहीं करेंगे। इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी एंड द वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी बताया कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी हो जाएगा, मतलब सारी पावर सेंट्रल के पास चली जाएगी, स्टेट्स भी है सेंट्रल के कंट्रोल में आ जाएंगे। तो बिना किसी अमेंडमेंट के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट किए बिना ऐसा हो सकता है और ये टेंपरेरी बेसिस पे होता है। इमरजेंसी जब तक चलेगी तब तक होता है। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम फेडरल ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स टू यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी इज अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस कंटेक्स्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑब्जर्व्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का, मतलब हम नॉर्मल टाइम में नॉर्मल आम खास सिचुएशन में हम फेडरल रहते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी आ जाएगी, कोई अब नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी, तब हम यूनिटरी बन जाते हैं। तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। फेडरल जो है नॉर्मल टाइम्स में रह रहा है, लेकिन इमरजेंसी जब अब नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी तब वो फेडरल से यूनिटरी बन जा रहा है। तो ये एक यूनिक फीचर है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूनिक फीचर है। तो इस कंटेक्स्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, तो वो सबको आंसरेबल थे कि कुछ जो चीज़ें इंक्लूड की जा रही है क्यों की जा रही है, और प्रॉपर हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के ऊपर प्रॉपर बहस हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इस बहस को, इस डिबेट को भी जो है सेव करके रखा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम पे। ये एक बड़ा वॉल्यूम है पेजेस का, जो सारे डिबेट थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसके बारे में। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो है एडवाइस है, मतलब वो कैसा सोचते थे ये बताया गया है फेडरल सिस्टम के इस इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में। ऑल फेडरल सिस्टम इंक्लूडिंग अमेरिकन आर प्लेस्ड इन द टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस इट कैन नॉट चेंज इट्स फॉर्म एंड शेप, इट कैन नेवर बी यूनिटरी। तो जो फेडरल सिस्टम है, जैसे कि अमेरिका जो है प्रॉपर फेडरलिज्म है, वो एक्जैक्ट फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और अमेरिका जो है सबसे ओल्डेस्ट फेडरेशन है वर्ल्ड का सबसे पुराना फेडरेशन अमेरिकन फेडरेशन। मतलब अगर आप के दिमाग में अगर फेडरल सिस्टम आ रहा है तो पहले कंट्री कौन सी आनी चाहिए? अमेरिका, क्योंकि वो एक टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करता है फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को। कोई भी सर्कमस्टेंसेस में वो अपना फॉर्म या शेप चेंज नहीं कर सकता। इंडिया जो है इमरजेंसी के दौरान जो है फेडरल से यूनिटरी हो रहा है, लेकिन कोई भी सर्कमस्टेंस आ जाए भले ही अमेरिका जो है चेंज नहीं हो सकता, वो कभी भी यूनिटरी नहीं बन सकता। इट कैन नेवर बिकम यूनिटरी स्ट्रक्चर। On the other hand, the Constitution of India can be unitary as well as federal according to the requirements of the time and circumstances। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को दोनों बनाता है, यूनिटरी और फेडरल भी बनाता है। इंडिया यूनिटरी भी हो सकता है, फेडरल भी हो सकता है, जब टाइम की और सर्कमस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट हो। मतलब जैसे जैसे वक्त की जरूरत होगी, जैसे जैसे सिचुएशन आएगी, उन हिसाब से इंडिया जो है खुद को ट्रांसफॉर्म करेगा, फेडरल यूनिटरी चेंजेस करेगा। नॉर्मल टाइम्स इट फ्रेम टू वर्क एज अ फेडरल सिस्टम, बट इन द इमरजेंसी इट इज सो डिजाइन टू मेक इट वर्क एज दो इट वाज अ यूनिटरी सिस्टम। तो जब नॉर्मल टाइम होंगे, जब नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, तो तब हम एज अ फेडरल सिस्टम काम करेंगे। लेकिन इमरजेंसी के दौरान, अब नॉर्मल सिचुएशन के दौरान, जब कोई मुश्किल की सिचुएशन आ जाए, जब कोई सिचुएशन हाथ से निकल रही है, तब जो है हम यूनिटरी की तरह काम करेंगे। The Constitution stipulates 3 types of emergency। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 तरीके की इमरजेंसी दी गई है। आर्टिकल्स तो पार्ट 18 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इमरजेंसी डील करता है। आर्टिकल 352 से 360 जो है पूरा इमरजेंसी के बारे में है, लेकिन आर्टिकल 352 स्पेसिफिकली जो है वो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। तो 3 टाइप की इमरजेंसी ये हो गई। एन इमरजेंसी ड्यू टू वार, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन, आर्टिकल 352।
तो दिस इज पॉपुलरली नोन एज नेशनल इमरजेंसी। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉयज द एक्सप्रेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टू डिनोट एन इमरजेंसी ऑफ दिस टाइप। तो पहली चीज़ तो नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, मतलब आर्टिकल 352 के अंदर, ये इस आर्टिकल की बात हो रही है, 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी हम लगा सकते हैं। और रीजन क्या होने चाहिए? वार होना चाहिए, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। द फ्रेज आर्म्ड रेबेलियन वाज इंसर्टेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 रिप्लेसिंग द ओरिजिनल फ्रेज इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ये जो आर्म्ड रेबेलियन है ना, पहले तो था वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस था, लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि 1975 से 1977 तक जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाई थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे लगाई थी। तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट चेंज हुई, जनता पार्टी पावर में आई, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 लगा गया। और 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के बहुत सारे प्रोविजंस को है रिवर्स भी किया था, क्योंकि ऑब्वियसली इमरजेंसी जो है एज अ लास्ट रिजॉर्ट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है, मतलब लास्ट ऑप्शन अगर इमरजेंसी बच रहा है तभी आप इमरजेंसी लगा सकते हो। इमरजेंसी जरी चीज़ के लिए लगाना है ये सही नहीं है, तो इसलिए स्पेसिफिकली आर्म्ड रेबेलियन वर्ड किया गया, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है एक वाइड सेंस देता है। इस इंटरनल डिस्टर्बेंस के बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। तो इसलिए 44th अमेंडमेंट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस कर दिया था। तो आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इसे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कहता है। हम आम खास समझने के लिए जो है नेशनल इमरजेंसी से कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा वर्ड यूज करता है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। एन इमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ constitutional machinery in the states, article 356, it is popularly known as president rule. It is also known as by the two names, state emergency and constitutional emergency. However, the constitution does not use the word emergency for this situation. तो एक ऐसी इमरजेंसी जो लगाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल इन द स्टेट, मतलब अगर सपोज के लिए कोई भी एक स्टेट है, मैं नाम नहीं लूंगा स्टेट का, कोई भी एक स्टेट है, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से काम नहीं करा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, सबकी लिमिट बताई गई है, सबकी पावर, सबकी जुरिसडिक्शन बताई गए हैं। लेकिन अगर कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है, तो वहाँ पे ये कहा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है और प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। प्रेसिडेंट रूल को स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस अगर फॉलो नहीं हो रहे हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है, तो ये लगाई गई है इमरजेंसी। और अगर सेंटर ने स्टेट को, सेंटर के पास ये ताकत है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को ये ताकत दी है कि वो डायरेक्शन दे सकती है स्टेट को। अगर स्टेट सेंटर की डायरेक्शंस को भी नहीं मान रहा है, ऑर्डर्स को भी नहीं मान रहा है, तो वो इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सेंटर जो है स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकता है और स्टेट को उन डायरेक्शन को मानना होगा। लेकिन अगर स्टेट डायरेक्शन नहीं मान रहा है, तो भी ये कहा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नहीं चल रही है, तो स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। तो अंडर आर्टिकल 356 ये जो है प्रेसिडेंट लगा सकते हैं वहाँ पे। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इमरजेंसी फॉर दिस सिचुएशन। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इस तरीके की सिचुएशन को प्रेसिडेंट रूल कहा है, इसको इमरजेंसी वर्ड यूज नहीं किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की इमरजेंसी को इमरजेंसी नहीं कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी वर्ड नहीं यूज किया गया है इस सिचुएशन के लिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और द क्रेडिट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 360। तो आर्टिकल 360 के अंदर लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये कब लगाई जाती है? जब ये लगता है कि आप जो कंट्री की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, पैसों के मामले में ऐसा लगता है कि हम वीक हो रहे हैं या फिर हमारे जो है उतने रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं बचे हैं, हमारे क्रेडिट को नुकसान पहुंच सकता है, तो आर्टिकल 360 के अंदर प्रेसिडेंट रूल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान सेंटर के पास ये ताकत है कि स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है कि आप पैसा सोच समझ के खर्च करिए, आपके जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज स्टेट के अंदर जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज को घटाइए और जो अलाउंस है उनको कम करिए, ये सब सेंटर जो है ऑर्डर दे सकती है। अब समय पहले देखते हैं नेशनल इमरजेंसी। अब ये तो देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 3 टाइप की इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखते हैं स्पेसिफिकली हम बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। तो नेशनल इमरजेंसी under article 352. Under article 352 the president can declare a national emergency when the security of India or a part of India it is threatened, or a part of it is threatened by a war or external aggression or armed rebellion. तो आर्टिकल 352 के अंदर जो है प्रेसिडेंट हमारा डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव, मतलब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, हमारे हेड ऑफ द स्टेट है हमारे प्रेसिडेंट, वो डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को। और वो कब नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करेंगे? जब ऐसा लगता है कि इंडिया की सिक्योरिटी या फिर इंडिया की कोई एक पार्ट की, मतलब जरूरी नहीं है पूरी इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा हो, तो आर्टिकल 352 के अंदर प्रेसिडेंट तब डिक्लेयर करेंगे नेशनल इमरजेंसी जब इंडिया की सिक्योरिटी को या फिर इंडिया के कोई पार्ट की सिक्योरिटी को खतरा है, थ्रेटन है, किससे? वार से, एक्सटर्नल एग्रेशन से और आर्म्ड रेबेलियन से। आर्म्ड रेबेलियन वर्ड तो पहले नहीं था, इंटरनल डिस्टर्बेंस था, अमेंडमेंट से चेंज किया गया था, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। इट मे बी नोटेड दैट द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ द वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन इफ ही और शी इज सैटिस्फाइड दैट देयर इज एन इमीनेंट डेंजर। तो ये चीज़ नोट करने की है, प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को ये होने से पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है सपोज कर लीजिए अब वार शुरू हो गया है तो कैसे भी प्रेसिडेंट जो है डिक्लेयर कर देंगे इमरजेंसी। अगर किसी भी कंट्री के साथ हमारा वार शुरू हो गया सपोज कर लीजिए, तो प्रेसिडेंट वैसे भी डिक्लेयर कर देंगे नेशनल इमरजेंसी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि गवर्नमेंट को ये कंफर्म है, जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव है उसको पता चल गया और ये कंफर्म न्यूज़ है कि फ्यूचर में वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रेबेलियन अक्कर हो सकता है, तो प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी को इससे पहले भी लगा सकता है ताकि जो है हमें नुकसान कम हो। तो वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन की अक्करेंस होने से पहले, शुरू होने से पहले भी आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं प्रेसिडेंट, ताकि जो खतरा है जो कम हो जाए, हमें जो ज़्यादातर जो है नुकसान ना हो। और ये तभी लगा सकते हैं जब उनको कंफर्म हो कि ये ऐसा होने वाला है, तो नेशनल इमरजेंसी उस वक्त भी लग सकती है, उससे पहले भी लग सकती है अगर न्यूज़ कंफर्म है। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ war, external aggression, armed rebellion or imminent danger thereof, whether or not there is a proclamation already issued by him or her as such proclamation is in operation. This provision was added by 38th Amendment Act of 1975.
तो प्रेसिडेंट जो है अलग अलग जो है प्रोक्लेमेशंस लगा सकते हैं, वार के लिए अलग, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन सबके लिए, या फिर कोई एक इमिनेंट डेंजर हो रहा है तो उसके लिए भी लगा सकते हैं। और ये किसे ऐड किया गया था? 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 से ऐड किया गया था। When the national emergency is declared on the grounds of war or external aggression, it is known as external emergency. Or the other hand, when it is declared on the grounds of armed rebellion, it is known as internal emergency. अब मैंने इससे पहले के पैराग्राफ में आपको बताया है कि प्रेसिडेंट जो है अलग अलग प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे, मतलब रीजन के बेस पे। अगर वो वार के बेस पे है तो अलग प्रोक्लेमेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे अलग, आर्म्ड रेबेलियन के बेस पे अलग। तो अलग अलग जो है कॉजेस की वजह से अगर इमरजेंसी लग रही है तो अलग अलग प्रोक्लेमेशन दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। अब नेशनल इमरजेंसी जो किस ग्राउंड पर लग रही है, वार या एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब या तो वार हो गया है किसी कंट्री के साथ, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई बाहर की जो है कोई भी हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो वो होगी एक्सटर्नल इमरजेंसी, क्योंकि ये रीजन जो है बाहर से रिलेटेड है, इंडिया की जो बाहर से एक्सटर्नल है, तो इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहा जाता है। और दूसरी तरफ एक ऐसी इमरजेंसी जो आर्म्ड रेबेलियन के बेस पे लगाई गई है। आर्म्ड रेबेलियन मतलब अगर इंडिया के अंदर ही कोई एक ग्रुप जो है इंडिया के अगेंस्ट कर गया, मतलब जो है हमारी सिक्योरिटी को, उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो इसको इंटरनल इमरजेंसी, मतलब कॉज जो है वो इंटरनल है, तो इंटरनल इमरजेंसी से कहा जाता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मे बी एप्लीकेबल टू एंटायर कंट्री और ए पार्ट ऑफ इट। तो जो नेशनल इमरजेंसी है वो या तो पूरी कंट्री में लगाई जाएगी या फिर किसी एक पार्ट में लगाई जाएगी, इंडिया के कोई भी एक पार्ट में। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 enabled the president to limit the operation of national emergency to a specific part of India. तो नेशनल इमरजेंसी जो है पूरी कंट्री को लगाई जा सकती है, एंटायर कंट्री को लगाई जा सकती है, बिहार इंडिया के यानी कंट्री के कोई एक स्पेसिफिक पार्ट में लगाई जा सकती है। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ने प्रेसिडेंट को ये ताकत दी है कि वो लिमिट लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के ऑपरेशन पे, लिमिट मतलब नेशनल इमरजेंसी को इंडिया के कोई स्पेसिफिक पार्ट में भी लगा सकते हैं, ये प्रेसिडेंट को ताकत दी गई 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा। मतलब अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंजेस किए गए कि प्रेसिडेंट को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके प्रेसिडेंट को ये ताकत दे दी गई कि प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी को कोई एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया में भी लगा सकते हैं। द ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस एज द थर्ड ग्राउंड फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, बट द एक्सप्रेशन वाज टू वेज एंड हैड अ वाइडर कॉनोटेशन। मैंने ऑलरेडी इसको आपको जरी देर पहले ही बताया था। ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन में वार था, एक्सटर्नल एग्रेशन था और इंटरनल डिस्टर्बेंस था। थर्ड ग्राउंड क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस था, जिसके बेसिस पे आप नेशनल इमरजेंसी, इन तीन बेसिस पे आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। लेकिन ये जो वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसका बहुत बड़ा मतलब निकलता था। मतलब अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस को प्रैक्टिकली इसका मीनिंग देखा जाए तो इसका जो मीनिंग है वो बहुत वाइडर सेंस, मतलब बहुत बड़ी मीनिंग निकलती है। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब क्या? इंटरनली कोई भी अगर डिस्टर्बेंस, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुप डिस्टर्ब कर रहा है तो वो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने इस वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस कर दिया था। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड आर्म्ड रेबेलियन फॉर द इंटरनल डिस्टर्बेंस, मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रेबेलियन लगा दिया गया था। और रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्योंकि जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी एक बार लगी थी 1975 से लेकर 77 तक, 75 से 77 तक नेशनल इमरजेंसी लगी थी कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे। तो उसके बाद जो है 1978 में जो है कांग्रेस गवर्नमेंट जो है रूल में से चली गई, जनता पार्टी पावर में, तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ये पास करके आर्म्ड रेबेलियन को, इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रेबेलियन से रिप्लेस कर दिया। थस इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस एज वाज डन इन 1975 बाय कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय इंदिरा गांधी। तो जो है अब तो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड ही नहीं है। 1975 से 77 तक जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो किस वर्ड के बेसिस पे लगाई थी? इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे। लेकिन अब जो है आप नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे आपको लगाना है तो आर्म्ड रेबेलियन के बेस पे आप लगा सकते हैं। और आर्म्ड रेबेलियन जरा स्पेसिफिक वर्ड है, मतलब अगर कोई हथियार लेके, आर्म्स लेके, एम्यूनिशंस लेके डिस्टर्ब कर रहा है तो उस केस में आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। और उस केस में भी आई थिंक सो कि कोई एक पार्ट में ही लगेगी, क्योंकि मैक्सिमम जो है गवर्नमेंट इमरजेंसी को अवॉइड ही करती है। तो जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे लगाई गई थी 1975 से 77 की इमरजेंसी कांग्रेस गवर्नमेंट ने लगाई थी, एवरीवन नोज दैट। तो इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी और प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। The president, however, can proclaim the national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet. The Article 352 defines the term cabinet as the council consisting of the prime minister and other minister of cabinet rank. तो प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी तभी लगेंगे, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन की पावर किसके पास है? मैंने शुरू में बताया था, नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन कौन देंगे? प्रेसिडेंट देंगे। और हर एक चीज़ के लिए अलग प्रोक्लेमेशन देंगे, मतलब डिफरेंट ग्राउंड्स पे अलग अलग प्रोक्लेमेशन देंगे, वार के लिए अलग, एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए अलग, आर्म्ड रेबेलियन के अलग। तो प्रेसिडेंट जो है वो प्रोक्लेमेशन देके नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन वो कब लगाएंगे? जब उन्हें रिटर्न रिकमेंडेशन मिलेगी पूरी कैबिनेट से। मतलब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम तभी करेंगे जब उन्हें एक रिटर्न रिकमेंडेशन, मतलब जो पूरी कैबिनेट है, और कैबिनेट मतलब क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर और उनके जो सारे जो अदर मिनिस्टर्स हैं जो कैबिनेट रैंक के हैं, उन्हें वो अगर लिख के देंगे कि प्रेसिडेंट आप नेशनल इमरजेंसी लगाए तो तभी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे। दिस मीन्स दैट द इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर ओनली ऑन द कॉन्करेंस ऑफ द कैबिनेट एंड नॉट मेरली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब ये है कि इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब उन्हें पूरी कैबिनेट की मंजूरी, पूरी कैबिनेट का सपोर्ट हो, ना ही सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस में। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अगर एडवाइस दे देंगे तो प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी नहीं लगा सकते, पूरी कैबिनेट उनको रिटर्न में लिख के देगी, उनको एडवाइस करेगी, उनको सपोर्ट करेगी, तभी प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएंगे। In 1975, the then Prime Minister Indira Gandhi advised the President to proclaim the emergency without consulting her cabinet. तो 1975 से 1977 की जो इमरजेंसी थी, तब जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने प्रेसिडेंट को जो है एडवाइस किया कि आप नेशनल इमरजेंसी लगाइए, इमरजेंसी को प्रोक्लेम कीजिए, और उन्होंने अपनी कैबिनेट को कंसल्ट नहीं किया था, कैबिनेट से एक बार बात भी नहीं की थी। द कैबिनेट वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोक्लेमेशन आफ्टर इट वाज मेड एज फेट अकम्प्लाई। मतलब कैबिनेट को तब मालूम पड़ा जब इमरजेंसी ऑलरेडी लग गई थी, जब नेशनल इमरजेंसी, मतलब इंदिरा गांधी जी ने एडवाइस किया प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद जी ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी, और कैबिनेट को जो है नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद मालूम पड़ा कि नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इंट्रोड्यूस्ड दिस सेफगार्ड to eliminate any possibility of prime minister alone taking a decision in this regard. तो ये जो ऊपर जो सेफगार्ड है कि नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट तभी लगाएंगे जब उनको एक रिटर्न रिकमेंडेशन मिलेगी पूरी कैबिनेट से, ना कि सिर्फ अकेले प्रेसिडेंट से। तो ये जो सेफगार्ड है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू लाया गया था, जिससे ऐसी पॉसिबिलिटी को हटा दिया गया जहां पे प्राइम मिनिस्टर अकेले डिसीजन लेंगे इस रिगार्ड में। मतलब पहले जो था ये 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 आने से पहले जो है प्राइम मिनिस्टर अकेले डिसीजन ले लेते थे, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर देते थे, जैसे कि इंदिरा गांधी जी के केस में हुआ।
हुआ, लेकिन अब 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के बाद ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अमेंडमेंट करके चेंज कर दिया गया है। The 38th Amendment Act of 1975 made the declaration of national emergency immune from the judicial review, but this provision was subsequently deleted by 44th Amendment Act of 1978. तो जो 38th Amendment Act of 1975 था, इसने ये कहा कि अगर नेशनल इमरजेंसी एक बार डिक्लेयर कर दी प्रेसिडेंट ने, तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है जुडिशरी कोई भी चीज़ में इंटरफेयर करके जुडिशरी कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर कोई भी चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के खिलाफ है, तो उसको जुडिशरी स्ट्राइक डाउन कर सकती है। तो 38th Amendment Act of 1975 ने ये कहा कि नेशनल इमरजेंसी अगर प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दी तो उसके आप जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकते, वो इम्यून है जुडिशियल रिव्यू से। बट दिस प्रोविजन वाज सब्सिक्वेंटली डिलीटेड बाय 44th Amendment Act of 1978। लेकिन ये जो प्रोविजन है 44th Amendment Act of 1978 ने हटा दिया था इसको। फर्दर इन द मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ malified or that the declaration was based on wholly extraneous and irrelevant facts or is absurd or perverse। तो जो एक तो 44th Amendment Act of 1978 ने इस क्लॉज को हटा दिया, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशियल रिव्यू की वजह से जुडिशरी को हमारी ताकत मिलती है और डिवीजन ऑफ पावर है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को इक्वली पावर मिलनी चाहिए। तो जुडिशरी जो है अगर जुडिशियल रिव्यू की पावर से ले ली जाएगी तो जुडिशरी जरा कमजोर हो जा सकती है और जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है वो ओवर पावरफुल हो जाएंगे। तो जुडिशरी का जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप नहीं ले सकते, आप इम्यूनिटी ब्लैंकेट इम्यूनिटी जुडिशियल रिव्यू से नहीं ले सकते। और 44th Amendment Act of 1978 ने ऑलरेडी इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया था। मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नेशनल इमरजेंसी जो है उसको आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में, किस बेस पे कि अगर जो फैक्ट्स जो रीजंस है जिस बेस पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है वो इररिलेवेंट है, इरेशनल है, वो बेसलेस है। अगर सही फैक्ट सही रीजन नहीं है तो नेशनल इमरजेंसी जो है आप उसको चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। द पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। अब पार्लियामेंट्री अप्रूवल, अब प्रोक्लेमेशन कौन देंगे? प्रेसिडेंट देंगे। प्रेसिडेंट देखिए इमरजेंसी को जो है लगाएंगे, बाद में उसका पार्लियामेंट से कैसा अप्रूवल लेते हैं वो देखते हैं। The proclamation of emergency must be approved by both the houses of the parliament within one month from the date of its issuing। मतलब जो नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है उसको दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होगा। दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कौन से? राज्यसभा, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो एक महीने के अंदर अंदर, मतलब अगर जब प्रेसिडेंट जो है वो प्रोक्लेमेशन देंगे नेशनल इमरजेंसी का, हर एक के लिए स्पेसिफिक प्रोक्लेमेशन देंगे, प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन लगाएंगे नेशनल इमरजेंसी का, उस प्रोक्लेमेशन लगने के एक महीने बाद तक, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों से इस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव कराना होगा। ओरिजिनली द पीरियड अलाउड फॉर द अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट वाज 2 months, बट इट रिड्यूस्ड बाय द 44th Amendment Act of 1978। अब ओरिजिनल पीरियड जो था पार्लियामेंट से अप्रूवल, मतलब पहले 1978 से पहले, क्योंकि ये 44th Amendment Act आया था 1978 में, तो 1978 से पहले अगर प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन लगाया है तो उसको राज्यसभा और लोकसभा से अप्रूव करने का टाइम कितना था? 2 महीने था। लेकिन 44th Amendment Act of 1978 ने इसको रिड्यूस कर दिया 1 महीने के लिए। अब मेनली अब ये जो 44th Amendment Act of 1978 है ना, ये अब आगे आप चैप्टर में बहुत सुनने वाले हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो 1975 से 1977 तक जो है कांग्रेस गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे लगाई थी। तो बाद में जो इलेक्शंस हुए थे 1978 के, उसमें जो है कांग्रेस गवर्नमेंट हार गई थी, जनता गवर्नमेंट पावर में आ गई थी। तो जनता गवर्नमेंट ने 44th Amendment Act of 1978 को पास किया था और उन्होंने थोड़े सेफगार्ड्स ऐसे इंट्रोड्यूस किए, जनता गवर्नमेंट ने थोड़े ऐसे सेफगार्ड्स बढ़ाए और जो नेशनल इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी लगाने का जो प्रोसेस है ना उसको थोड़ा टफ कर दिया, ताकि जो इमरजेंसी है वो एज अ लास्ट रिजॉर्ट ही इस्तेमाल हो और जो उसका पर्पस है एबनॉर्मल कंडीशन में इस्तेमाल होना बहुत जरूरी। जब इमरजेंसी जो है आखिरी ऑप्शन बचा है ना, वैसे उसको इस्तेमाल करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में यही कहता है कि अगर कोई भी जो है सारे, पहले तो गवर्नमेंट जो है जो उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है उसको ट्राई करेगी, उसके बाद अगर लास्ट ऑप्शन इमरजेंसी बच रही है तभी उसको लगाया जाएगा। तो 44th Amendment Act of 1978 का नाम अब आगे भी बहुत सुनने वाले, क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे प्रोविजन, ऐसे चेंजेस किए थे जिससे इमरजेंसी को लगाने का जो प्रोसेस है वो जरा टफ हो जाएगा। अब आप सोचिए, देखिए पहले 2 महीने का टाइम था तो टाइम पीरियड ज़्यादा था, राज्यसभा लोकसभा दोनों से अप्रूव कराने के लिए अच्छा खासा वक्त मिलता था 2 महीने का। लेकिन 44th Amendment Act of 1978 ने इसको 2 महीने को 1 महीना कर दिया, तो जरा इमरजेंसी लगाने का जो प्रोसेस है वो जरा टफ हो गया, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। However, if the proclamation of emergency is issued at the time when the Lok Sabha has been dissolved or the dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 1 month without approving the proclamation, then the proclamation survives until the 30 days from the first meeting of Lok Sabha after its reconstruction, provided that the Rajya Sabha has in meantime approved it। तो अगर अब पहली चीज़ तो ये है कि प्रोक्लेमेशन जो है प्रेसिडेंट लगाएंगे, प्रेसिडेंट इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन करेंगे, प्रोक्लेमेशन करने के 1 महीने के अंदर उसको लोकसभा और राज्यसभा से प्रोक्लेमेशन को अप्रूव कराना होगा। लेकिन सपोज कर लीजिए प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन दी इमरजेंसी का और उस वक्त दी जब लोकसभा जो है डिसॉल्व हो गई है, या फिर प्रोक्लेमेशन दी 1 महीने का टाइम अभी बीता नहीं है, 1 महीने तक अप्रूव कराना है, लेकिन रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा हो गया उस 1 महीने के अंदर और लोकसभा ने उसको अप्रूवल दिया ही नहीं, वो डिसॉल्व हो गई। तो ये जो प्रोक्लेमेशन है, अब लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, नई लोकसभा चुन के आएगी, अब लोकसभा तो डिसॉल्व हो गई, नई लोकसभा चुन के आएगी। अब उस लोकसभा के चुनने के बाद जो नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होगी उसकी पहली सेटिंग से 30 डेज तक ये प्रोक्लेमेशन जो है सर्वाइव करेगा और उसके बाद जो नई लोकसभा चुन के आएगी उसको डिसीजन देना है कि अप्रूव करेगी या नहीं करेगी। लेकिन ये तभी होगा जब राज्यसभा उसको अप्रूवल देगी। पहली चीज़ तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से अप्रूव कराना है। अगर लोकसभा अप्रूव कर दे, राज्यसभा नहीं अप्रूव करेगी तो भी इमरजेंसी नहीं लगेगी ऑब्वियसली। तो अगर प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन दिया, 1 महीने का टाइम है, 30 डेज का टाइम है उसको अप्रूव कराने के लिए, लेकिन उस 30 डेज होने से पहले ही लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई, तो नई लोकसभा चुन के आएगी। नई लोकसभा चुन के आने की पहली सेटिंग से 30 दिन तक जो है वो प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करेगा, वो प्रोक्लेमेशन हटेगा नहीं, लेकिन तभी करेगा जब राज्यसभा उसको अपना अप्रूवल देगी। राज्यसभा अप्रूवल नहीं देगी वैसे भी वो प्रोक्लेमेशन जो है वो जो स्ट्राइक डाउन हो ही जाएगा। इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, द इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 months एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इनडेफिनाइट पीरियड विद एन अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इन एवरी 6 months। तो प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन दे दी, वो प्रोक्लेमेशन जो है बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से अप्रूव भी हो गया, मतलब लोकसभा से भी अप्रूव हो गया, राज्यसभा से भी अप्रूव हो गया। तो अप्रूव होने के बाद इमरजेंसी 6 महीने तक चलेगी, 6 महीने तक चलेगी और वो इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो इंडेफिनेट टाइम के लिए, लेकिन आपको हर 6 महीने में अप्रूवल लेना होगा। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इंडेफिनाइट पीरियड विद एन अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 months। मतलब एक बार में
एक बार में आप 6 महीने के लिए जो है इमरजेंसी का पीरियड है उसको अप्रूव करा सकते हो। 6 महीने से ज़्यादा नहीं करा सकते, लेकिन आप क्या है कितनी बार कराओ 6 महीने के लिए बढ़ाते जाते हो और इंडेफिनेट पीरियड के लिए आप बढ़ाते रहोगे इसको। मतलब कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं दिया गया कि इमरजेंसी इतने वक्त तक ही रहेगी। एक बार में आप 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हो, चाहे आप कितनी भी बार बढ़ा लो उसे। दिस प्रोविजंस फॉर द पीरियडिकल पार्लियामेंट्री अप्रूवल वाज आल्सो एडेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। और ये जो क्लॉज है ना कि आपको पीरियडिकली मतलब 6 महीने के पीरियड में 6 महीने में एक बार आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होगा, ये भी 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू ही ऐड किया गया था। बिफोर दैट द इमरजेंसी वंस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट कुड रिमेन इन ऑपरेशन एज लॉन्ग एज द एग्जीक्यूटिव दैट इज कैबिनेट डिसाइड। मतलब 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने ये कहा कि जो आपको 6 महीने में हर 6 महीने में एक बार पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होगा। अगर एक बार इमरजेंसी लगी वो 6 महीने के लिए चलेगी, उसके बाद 6 महीने के बाद फिर आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ही होगा। उसके बाद आप कितनी बार अप्रूवल लो वो इमरजेंसी चलती रहेगी। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 मतलब 1978 से पहले अगर एक बार इमरजेंसी अप्रूव हो गई, मतलब प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन दी, वो अप्रूव हो गई पार्लियामेंट से, तो वो ऑपरेशन में तब तक रहेगी जब तक एग्जीक्यूटिव की मर्जी, मतलब जब तक कैबिनेट उसको इमरजेंसी को हटा नहीं देगा तब तक वो इमरजेंसी चलती रहेगी कैबिनेट की मर्जी पर, कैबिनेट की डिजायर पर। However, if the dissolution of Lok Sabha takes place during the periods of 6 months without approving the further continuation of the emergency, then the proclamation survives until the 30 days from the first sitting of Lok Sabha after its reconstruction, provided that the Rajya Sabha has in meantime approved its continuation. अब ऊपर भी वही बात, पहले तो क्या बात हुई थी कि अगर प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन दिया कि इमरजेंसी को लगाना है, पहले अब तक लगी नहीं है, प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन दिया उस इमरजेंसी को लगाना है, और अब लगाने प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन के बाद 1 महीने का टाइम है, राज्यसभा ने उसको अप्रूव कर दिया, लेकिन वो 1 महीने के अंदर अंदर जो है लोकसभा डिसॉल्व हो गई। अब लोकसभा डिसॉल्व हो गई, नई लोकसभा चुन के आएगी, नई लोकसभा की चुन के आने के बाद कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद जो उसकी पहली सिटिंग होगी ना, उसकी पहली सिटिंग के 30 दिन तक जो है ये प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करेगा और लोकसभा उसको तब तक अप्रूवल दे सकती है, लेकिन ये तभी होगा जब राज्यसभा उसको अप्रूवल देगी। अब सेम यही क्लॉज जो है यहाँ पे दिया गया है। अब एक बार में 6 महीने के लिए आप इमरजेंसी बढ़ा सकते हो। अब एक बार इमरजेंसी लग गई 6 महीने के लिए चलती रहेगी। अब 6 महीने के बाद जो है फिर एक बार अगर उसको इमरजेंसी को जो है कंटिन्यू करना है, अगर उस 6 महीने के पीरियड में जो है लोकसभा डिसॉल्व हो गई या फिर 6 महीने का पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ था, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो फिर जब नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हो गई आएगी, नई लोकसभा चुन के आएगी, तो उसके फर्स्ट सिटिंग से 30 दिन तक जो है ये प्रोक्लेमेशन मतलब इमरजेंसी जो है सर्वाइव करेगी। ये जरूरी है कि राज्यसभा को उसका अप्रूवल देना होगा, क्योंकि अगर राज्यसभा नहीं देगी तो वैसे भी वो जो है इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। कंफ्यूज मत कीजिए, पहले इमरजेंसी जो है लगाने की बात हो रही थी, इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट देंगे, उसके बाद उसको लोकसभा राज्यसभा से पास करा जाएगा, तब 1 महीने के टाइम है। अब यहाँ पे इमरजेंसी लग चुकी है, 6 महीने के लिए लग चुकी है, फिर 6 महीने खत्म होने के बाद अगर डिसॉल्व हो रही है लोकसभा, अगर उसको बढ़ाना है, एक्सटेंड कराने की बात है, यहाँ पे एक्सटेंड करना है या नहीं करना है, 6 महीने के बाद पीरियडिकल अप्रूवल लेना जरूरी है। तो उसके लिए अगर उस वक्त भी लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो रिकंस्ट्रक्शन के बाद फिर से चुनने जाने के बाद पहली सिटिंग से 30 दिन तक जो है वो प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करेगा, अगर राज्यसभा का अप्रूवल मिल जाए। ईजी क्लॉजेस है, एक बार आप रीडिंग मान लीजिए, एक्सप्लेनेशन के बाद आप समझ जाएंगे। Every resolution approving the proclamation of the emergency or for its continuation must be passed by the either house of the parliament by special majority, that is the majority of the total membership of the house and the majority of not less than 2/3 of the members of the house present and voting। पहली चीज़, एक चीज़ तो होती है रेजोल्यूशन को अप्रूव कराने की, मतलब इमरजेंसी को लगाने की बात हो रही है, प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेमेशन देंगे, उसके बाद उस प्रोक्लेमेशन को राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास कराना है, तो ये अप्रूव होना, रेजोल्यूशन का अप्रूव होना। और दूसरी चीज़ इमरजेंसी को कंटिन्यूएशन करने की बात, 6 महीने में एक बार आपको अप्रूवल कराना होगा, पीरियडिकली अप्रूवल लेना होगा 6 महीने में। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू ये लाया गया था। तो दोनों ही केसेस में मतलब या तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को अप्रूव कराने की बात है या फिर उसको कंटिन्यूएशन करने की बात है 6 महीने के बाद। इन दोनों को ही आइदर ऑफ द पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों से ही पास कराना होगा, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा। अमेंडमेंट के चैप्टर में हमने पढ़ा था स्पेशल मेजोरिटी, रिकॉल करिए अगर याद नहीं आ रहा है तो फिर वो अमेंडमेंट की वीडियो एक बार फिर जाकर देखिए। तो स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? एक स्पेशल मेजोरिटी मतलब टोटल मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब जितने लोग पार्लियामेंट है, लोकसभा है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में भी स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है। समझ मतलब जितने लोग प्रेजेंट है, जितने लोग वोट डाल रहे हैं, उनकी 2/3 मेजोरिटी, जितने लोग प्रेजेंट है वोट डाल रहे हैं 2/3 मेजोरिटी, और वो 2/3 टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस मतलब जितनी टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की उसके 50% होना चाहिए। तो ये है स्पेशल मेजोरिटी, मतलब 2/3 मेजोरिटी मतलब जितने लोग प्रेजेंट है वोट डाल रहे हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी, और वो 2/3 मेजोरिटी जो टोटल मेंबरशिप है मतलब जितने टोटल लोग हैं, टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की उसकी 50% मतलब 50% से एक ज़्यादा। The special majority provision was introduced by 44th Amendment Act of 1978. Previously, such resolution can be passed by the simple majority of the Parliament. अब 44th Amendment Act of 1978 के थ्रू ये स्पेशल मेजोरिटी का क्लॉज लाया गया। मतलब अगर आपको अप्रूवल लेना है पार्लियामेंट का, चाहे वो अप्रूवल हो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का या फिर कंटिन्यू करने का इमरजेंसी का, वो दोनों ही स्पेशल मेजोरिटी से लेना है। ये 44th Amendment Act of 1978 ने कहा। अब 44th Amendment Act of 1978 मतलब 1978 से पहले जो है इसको सिंपल मेजोरिटी से ही पास कराया जा सकता है। सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने लोग प्रेजेंट है वोट डाल रहे हैं उन लोगों की मेजोरिटी 2/3 भी नहीं, सिर्फ 50%, 50% से एक ज़्यादा। तो आप समझ रहे हैं ना 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 का जो मोटिव क्या था कि इमरजेंसी की जो प्रोसेस है उसको लगाने का प्रोसेस, उसको कंटिन्यू करने का प्रोसेस, उसको थोड़ा टफ किया जा सके, उसको थोड़ा मुश्किल किया जा सके ताकि इमरजेंसी का जो है गलत इस्तेमाल ना हो। ये मोटिव था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 का। अब उसने स्पेशल मेजोरिटी का, स्पेशल मेजोरिटी ऑब्वियसली मुश्किल है, मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं वोट डाल रहे हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 50% में नहीं 2/3 ज़्यादा होती है, और वो 2/3 टोटल मेंबरशिप मतलब जितनी स्ट्रेंथ है टोटल मेंबरशिप है उसकी 50% से एक ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे दो कंडीशन है, और सिंपल मेजोरिटी में जितने लोग प्रेजेंट है वोट डाल रहे हैं उनकी 50% मेजोरिटी। तो ऑब्वियसली सिंपल मेजोरिटी ईजी है अचीव करना, स्पेशल मेजोरिटी थोड़ा मुश्किल है। रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, रिवोकेशन मतलब कैंसिल करना, कोई चीज़ को रिपील करना, एबॉलिश करना, खत्म करना।
प्रोक्लामेशन ऑफ एमरजेंसी में बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लामेशन। तो पहली बात तो एमरजेंसी का प्रोक्लामेशन प्रेसिडेंट ही देते हैं, प्रेसिडेंट ही लगाते हैं एमरजेंसी को, बाद में वो अप्रूव किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। और प्रोक्लामेशन मतलब हटाना, प्रोक्लामेशन को हटाना मतलब एमरजेंसी को ख़त्म करना, एमरजेंसी को हटाना। तो एमरजेंसी को हटाने का एमरजेंसी को हटाने का जो प्रोसेस है वो भी प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। द प्रोक्लामेशन ऑफ एमरजेंसी में बी रिवोक्ड मतलब प्रेसिडेंट कभी भी चाहे तो जो प्रोक्लामेशन ऑफ एमरजेंसी मतलब एमरजेंसी को हटा सकते हैं कोई भी टाइम पे, मतलब उनकी मर्जी से वो हटा सकते हैं। सच प्रोक्लामेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। इसका ये मतलब है कि जब एमरजेंसी लगाई जाएगी, एमरजेंसी का जो प्रोक्लामेशन होगा, अप्रूवल होगा, तो उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल की ज़रूरत है। लेकिन जब जो एमरजेंसी को हटाने का प्रोसेस है वो प्रेसिडेंट अकेले भी कर सकते हैं, हटाने के लिए पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है। मतलब एमरजेंसी को लगाने में पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, एमरजेंसी को हटाने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। Further, the President must revoke a proclamation if the Lok Sabha passes a resolution disapproving its continuation। और प्रेसिडेंट को मतलब एमरजेंसी को हटाना ही होगा अगर लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है और ये कहती है कि हम डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं इस एमरजेंसी को। मतलब अगर लोकसभा रिक्वेस्ट करे एक रेजोल्यूशन पास करके प्रेसिडेंट को कहें तो प्रेसिडेंट एमरजेंसी को हटा देंगे। अगेन द सेफ गार्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। और ये ताकत लोकसभा को किसने दी है? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने दी है। मतलब 1978 से पहले प्रेसिडेंट जब चाहे तब एमरजेंसी को हटा सकते थे, लोकसभा इसमें कोई भी एडवाइस नहीं दे सकती थी। लेकिन 1978 के बाद लोकसभा के पास भी ये ताकत आ गई है कि वो रेजोल्यूशन को पास करके उसकी कंटिन्यूएशन को रोक सकती है, एमरजेंसी को रोक सकती है। बिफोर द अमेंडमेंट प्रोक्लेमेशन कुड बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन एंड लोकसभा हैज़ नो कंट्रोल इन दिस रिगार्ड। यही बात मतलब ये जो अमेंडमेंट से पहले 1978 से पहले सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही ये ताकत थी कि वो एमरजेंसी को रोक सकते हैं, एमरजेंसी को हटा सकते हैं किसी भी वक्त उनकी मर्जी के हिसाब से, और लोकसभा का कोई भी से नहीं था। मतलब लोकसभा कुछ नहीं कह सकती थी इस मैटर पर। लेकिन अब लोकसभा के पास ये ताकत है कि अगर लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करके डिसअप्रूव करे कि हम एमरजेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो प्रेसिडेंट कैसे भी हटा देंगे उस एमरजेंसी को। और प्रेसिडेंट की जब एमरजेंसी को हटाएंगे प्रेसिडेंट ऑब्वियसली आर्टिकल 74 के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो कैबिनेट होती है सेंट्रल लेवल पे, उनके एडवाइस पे करते हैं, क्योंकि जो भी कैबिनेट एडवाइस देती है वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर। और लोकसभा के पास भी ये ताकत है कि वो रेजोल्यूशन पास करके एमरजेंसी को रोक सकती है। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट वेयर 1/10 of the total membership of the House of the Lok Sabha give a written notice to the Speaker or to the President of the House if the House is not in session, a special sitting of the House should be held within 14 days for the purpose of considering a resolution disapproving the continuation of the proclamation। 44th Amendment Act of 1978 ने एक और एक प्रोविजन ये डाला कि 1/10 ऑफ लोकसभा की टोटल मेंबरशिप, मतलब लोकसभा में जितने लोग हैं अभी के 543 है अभी के उसमें, मतलब 10% मतलब 54.3 55, अगर 55 मेंबर्स मतलब 10%, लोकसभा की जितनी स्ट्रेंथ है उसके 10% या फिर 1/10 भी कह सकते हैं, अगर रिटर्न में आपको लिख के दे, रिटर्न नोटिस लिख के दे स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर को, या फिर अगर सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट को देंगे, तो एक स्पेशल सिटिंग बुलाई जाएगी हाउस की, मतलब लोकसभा की एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाएगी उस रिटर्न नोटिस के 14 दिन के अंदर। और ये जो मीटिंग है किस लिए बुलाई जाएगी कि एक रेजोल्यूशन है, अगर इस एमरजेंसी को डिसअप्रूव करना है या कंटिन्यू करना है, इसको देखने के लिए बुलाई जाएगी। फॉर द कंसिडरिंग ए रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन, मतलब एमरजेंसी को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है उसके लिए एक सिटिंग बुलाई जाएगी। अगर 1/10 मतलब 10% लोग भी अगर स्पीकर नहीं है तो प्रेसिडेंट को अगर लिख के देते तो एक मीटिंग बुलाई जाएगी। द रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल इज डिफरेंट फ्रॉम द रेजोल्यूशन ऑफ अप्रूवल एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन इन द फॉलोइंग टू एस्पेक्ट। मतलब एक तो हो गया प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी को लागू करना, मतलब प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन देंगे उसका अप्रूवल देना, मतलब एमरजेंसी लगाने का प्रोसेस। प्रोक्लेमेशन समय पहले प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन देंगे, फिर उस प्रोक्लेमेशन को लोकसभा राज्यसभा से अप्रूव कराना होगा तब एमरजेंसी लगेगी। और अप्रूवल ऑफ कंटिन्यूएशन मतलब एमरजेंसी लग गई, 6 महीने का पीरियड खत्म हो गया, फिर 6 महीने के लिए एमरजेंसी को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, वो है रेजोल्यूशन ऑफ अप्रूवल। और रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल मतलब एमरजेंसी को रोकना है। ये तीन चीज़ें अलग हैं, ये कहने की बात हो रही है। द फर्स्ट वन मतलब रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल, वन इज रिक्वायर्ड टू बी पास बाय द लोकसभा ओनली, व्हाइल द सेकंड इज नीड टू बी पास बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब अगर डिसअप्रूवल करना है, मतलब अगर एमरजेंसी को रोकना है कि लोकसभा को ऐसा लगता है कि हमें एमरजेंसी सही नहीं है, एमरजेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, तो लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करके रोक सकती है। फर्स्ट दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू बी पास बाय लोकसभा ओनली, मतलब लोकसभा अकेले भी डिसअप्रूवल दे सकती है। लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ अप्रूवल दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना जरूरी है। द सेकंड वन दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ अप्रूवल, वन इज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। फर्स्ट वन इज टू बी अडॉप्टेड बाय द सिंपल मेजॉरिटी ओनली, व्हाइल द सेकंड वन इज नीड टू बी अडॉप्टेड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी,
मतलब रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल मतलब इमरजेंसी को रोकना, इमरजेंसी को खत्म करना, उसके पीरियड को खत्म करना जो है रिवोक करना, वो सिंपल मेजोरिटी से, मतलब सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने लोग प्रेजेंट है वोट डाल रहे हैं उन लोगों की 50% मेजोरिटी वो अगर कह दे तो रुक जाएगा, इमरजेंसी डिसअप्रूव हो जाएगी। लेकिन जो सेकंड है मतलब रेजोल्यूशन ऑफ अप्रूवल, वो स्पेशल मेजोरिटी से, मतलब जितने लोग प्रेजेंट है वोट डाल रहे हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी, और वो 2/3 मेजोरिटी जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है उसके 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कहा गया। पहली चीज़ तो डिसअप्रूवल जो है वो लोकसभा अकेले कर सकती है, और डिसअप्रूवल के केस में सिंपल मेजोरिटीज़ की जरूरत है। अप्रूवल के केस में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कंटिन्यू करना, दोनों को पास कराना होगा, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी से। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे स्पेशल मेजोरिटी जो है वो हार्ड होती है, सिंपल मेजोरिटी ईजी से आप जो है सिंपल मेजोरिटी को प्रूव कर सकते हो, स्पेशल मेजोरिटी थोड़ी हार्ड होती है। तो एक चीज़ है कि डिसअप्रूवल मतलब इमरजेंसी को डिसअप्रूव करना, इमरजेंसी को रोकने का प्रोसेस आसान है, लेकिन अब इमरजेंसी को अप्रूव करना, इमरजेंसी को कंटिन्यू कराने का प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है। इफेक्ट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी मतलब नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट क्या है, नेशनल इमरजेंसी अगर लग गई तो क्या फर्क आएगा, क्या चेंजेस आएंगे। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हैज अ ड्रास्टिक एंड वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो अगर एक बार प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी लग जाए तो बहुत बड़ा चेंज होगा, एक वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट पड़ेगा हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। दीज कॉन्सिक्वेंसेज कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। मतलब क्या क्या फर्क आएंगे वो हम 3 ग्रुप में 3 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली, इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स। मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी तो वो मेनली 3 चीज़ों को इफेक्ट करेगी। एक तो सेंटर और स्टेट के रिलेशन, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़े थे सेंटर स्टेट की फाइनेंशियल रिलेशंस, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव रिलेशंस, वही देखेंगे सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस में क्या क्या चेंजेस आएंगे। हमने इससे पहले जो चैप्टर में पढ़ा था वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होते हैं वो पढ़ा था। और दूसरी चीज़ लोकसभा और स्टेट असेंबली की, मतलब लोकसभा की जो लाइफ है, मतलब एक बार के लिए 5 साल के लिए लोकसभा चुनी जाती है, तो वो लोकसभा का टेन्योर होता है, लाइफ होता है, तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट की जो असेंबलीज होती है उन लोगों के भी लाइफ में चेंजेस आएंगे, मतलब जो उनका टेन्योर है बढ़ाया जा सकता है। और फंडामेंटल राइट्स, नेशनल इमरजेंसी के दौरान थोड़े फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं, मतलब ले लिए जाते हैं, उनका एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, फंडामेंटल राइट्स रहते हैं टेक्निकली, उनका एनफोर्स कराने का मैकेनिज्म ले लिया जाता है। मतलब अगर वायलेट हो रहे हैं तो आप कोर्ट को नहीं जा सकते, और ऑब्वियसली अगर वायलेट हो रहे हैं कोर्ट को आप नहीं जा सक रहे हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने का मैकेनिज्म ही हटा दिया गया है तो फंडामेंटल राइट्स रहना या नहीं रहना एक ही बात है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। सो सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट्स ऑन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन व्हाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, दैट इज नेशनल इमरजेंसी। अब यहाँ बात हो रही है नेशनल इमरजेंसी की अंडर आर्टिकल 352। अब तक हमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ी है। तो while the proclamation of national emergency is enforced, the normal fabric of central state relation undergoes a basic change। मतलब जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है उसमें बेसिक चेंजेस आते हैं। दिस कैन बी स्टडीड अंडर द 3 हेड्स नेमली एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं एक के बाद एक देते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव रिलेशंस, मतलब सेंटर और स्टेट के एग्जीक्यूटिव रिलेशंस में क्या चेंजेस आएंगे। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंड टू डायरेक्ट एनी स्टेट रिगार्डिंग द मैटर्स इन विच इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इज टू बी एक्सरसाइज। मतलब जब नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो सेंटर है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर बढ़ जाएगी, मतलब सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर को बढ़ा दिया जाएगा। ऑब्वियसली अगर सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर बढ़ी है तो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर थोड़ी कम हो जाएगी, और स्टेट के पास मतलब सेंटर के पास ये ताकत आ जाएगी वो किसी की स्टेट को डायरेक्शंस दे सकता है। मतलब सेंटर जो है स्टेट को डायरेक्शंस देगा कि स्टेट आप अपनी एग्जीक्यूटिव पावर ऐसे एक्सरसाइज करिए। मतलब सेंटर डायरेक्शन देगा स्टेट को, सेंटर डायरेक्शन देगा स्टेट्स को कि स्टेट आप अपने executive power ऐसे एक्सरसाइज करिए। In normal time the center can give executive direction to the states only in certain specific matter. However, during national emergency the center becomes entitled to give executive direction to a state in any matter। हमने इससे पहले पढ़ा था जब हम executive relations पढ़े थे सेंटर और स्टेट के, तब पढ़ा था कि सेंटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो नॉर्मल टाइम पे डायरेक्शंस दे सकती है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकती है स्टेट को कि आप अपनी ये करिए, ऐसा सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन वो सिर्फ स्पेसिफिक मैटर्स में। मतलब नॉर्मल टाइम पे हर एक मैटर पे, हर एक सब्जेक्ट पे सेंटर स्टेट को डायरेक्शन नहीं दे सकती, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर के पास ये ताकत आ जाती है कि वो स्टेट को कोई भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकती है किसी भी मैटर पे। मतलब नॉर्मल टाइम पे सेंटर देगी स्टेट को डायरेक्शंस, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक मैटर्स में, मतलब थोड़े ही मैटर्स पे सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर के पास ये ताकत आ जाती है कि वो किसी भी मैटर पर, कोई भी सब्जेक्ट पर सेंटर जो है स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है। थस द स्टेट गवर्नमेंट आर बॉट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर दो दे आर नॉट सस्पेंडेड। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि सेंटर जो है स्टेट्स को किसी भी मैटर पर डायरेक्शंस देगा और वो डायरेक्शन स्टेट को मानने होंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया, स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंटर की कंप्लीट कंट्रोल के अंदर आ गई है। स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं हुई है, उनको हटाया नहीं गया, लेकिन वो सेंटर की बात मान रहे हैं। मतलब सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो गई है, सेंटर के कंट्रोल में स्टेट्स पूरी आ गई है। तो यही फ़र्क आएगा कि किसी भी मैटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस देगी, वो डायरेक्शंस के हिसाब से स्टेट काम करेंगे। लेजिस्लेटिव ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी द पार्लियामेंट बिकम एम्पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। अब हमने 7th शेड्यूल पढ़ा था। 7th शेड्यूल में हमने पढ़ा थी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। 7th शेड्यूल हमने पढ़ा था,
7th शेड्यूल में पढ़ी थी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बनाते हैं। रेसिडुअरी पावर्स फिर सेंटर के पास ही है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब सेंटर जो है स्टेट के सब्जेक्ट्स पर भी लॉ बना सकता है। मतलब स्टेट की जो लिस्ट है जिसके अंदर स्टेट को कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कुछ मैटर दिए गए हैं, उन पर सिर्फ स्टेट ही बनाएंगे नॉर्मल टाइम पे। लेकिन इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट स्टेट के मैटर्स पर भी लॉ बनाएगी। मतलब उसके पास ये ताकत आ जाएगी कि वो यूनियन, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट तीनों पे लॉ बनाएगी। Although the legislative power of the states are not suspended, it becomes subject to the overriding power of the parliament. तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव पावर है वो सस्पेंड नहीं की गई है। मतलब स्टेट जो है स्टेट लिस्ट पर अभी भी लॉ बना सकती है, लेकिन अगर दोनों का लॉ इनकन्सिस्टेंट है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट जो है स्टेट के सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाएगी। पार्लियामेंट के दौरान नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाएगी। और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है क्योंकि वो सस्पेंड नहीं हुई है। लेकिन अगर दोनों के बीच में इनकन्सिस्टेंसी है तो पार्लियामेंट के लॉ को वैलिड माना जाएगा, पार्लियामेंट के लॉ को ही इंप्लीमेंट किया जाएगा। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इज सस्पेंडेड द स्टेट लेजिस्लेचर दो द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट सस्पेंडेड। इन ब्रीफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स यूनिटरी रादर देन फेडरेशन। मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर मतलब लॉ बनाने की ताकत जो सेंटर और स्टेट के बीच में बांटी गई है ये सस्पेंड हो जाएगी। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो है स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकती है, वो सस्पेंड नहीं हुई लॉ बना सकती है, लेकिन सेंटर अगर लॉ बना देगा तो उसका लॉ वैलिड नहीं माना जाएगा। तो पूरी की पूरी लेजिस्लेटिव पावर सेंटर के पास आ जाएगी। अगर हम इन शॉर्ट में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फेडरल स्ट्रक्चर बनाया है वो यूनिटरी बन जाएगा, क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेचर अब यूनियन लिस्ट पे तो हमेशा ही वो लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट में जो है वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान उसको पावर मिल जाएगी, वो स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर भी वो पहले से ही लॉ बनाती है। The laws made by the parliament on the state subjects during the national emergency become inoperative 6 months after the emergency ceased to operate. अब नेशनल इमरजेंसी लग गई। नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद पार्लियामेंट के पास ये ताकत आ जाएगी कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर मैटर्स पर लॉ बनाएगी। तो पार्लियामेंट ने सपोज कर लीजिए कोई भी एक ऐसा लॉ बनाया जो स्टेट के सब्जेक्ट पे है, स्टेट के मैटर पे है, स्टेट लिस्ट के मैटर पे है। तो नेशनल इमरजेंसी खत्म होने के बाद 6 महीने के बाद, मतलब नेशनल इमरजेंसी सपोज करिए जनवरी में खत्म हो गई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब जून में वो लॉज भी अपने आप खत्म हो जाएंगे, मतलब सीज हो जाएंगे, वो वॉइड हो जाएंगे, अब वो जो है ऑपरेटिव नहीं रहेंगे। नोटेबली व्हाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स also if the parliament is not in session। अब जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 के अंदर ऑर्डिनेंसेस इशू करते हैं। ऑर्डिनेंस मतलब कोई भी एक ऑर्डर हो गया। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस स्टेट के सब्जेक्ट पे भी इशू कर सकते हैं। स्टेट के सब्जेक्ट मतलब स्टेट लिस्ट का, स्टेट का कोई अगर सब्जेक्ट है, कोई मैटर है, तो उसके ऊपर भी प्रेसिडेंट जो है कोई भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, अगर सीधी सीधी बात हो कहते तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकत बढ़ाई जाती है, ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत बढ़ जाती है। फर्दर द पार्लियामेंट कैन कन्फर द पावर एंड इम्पोज द ड्यूटीज अपॉन द सेंटर और इट्स ऑफिसर्स एंड अथॉरिटीज इन रेस्पेक्ट टू द मैटर आउटसाइड ऑफ द यूनियन लिस्ट इन ऑर्डर टू कैरी आउट द लॉज मेड बाई इट अंडर इट्स एक्सटेंडेड जुरिस्डिक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अब पार्लियामेंट के पास नेशनल इमरजेंसी के दौरान ये ताकत आ जाती है कि पार्लियामेंट ड्यूटीज़ लगाएगा, इम्पोज ड्यूटीज़ लगाएगा और पावर देगा सेंटर के उसके ऑफिस, सेंटर को या फिर उसके ऑफिसर्स को या फिर उसके अथॉरिटीज़ को। किन मैटर्स पर? यूनियन लिस्ट के बाहर के मैटर्स पर। यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स देते हैं, जो मैटर्स देते हैं, उनके ऊपर पूरी ताकत होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब यूनियन लिस्ट के बाहर कौन से मैटर हो गए? स्टेट लिस्ट के मैटर हो गए। स्टेट लिस्ट के मैटर पर ताकत कब आ जाएगी? नेशनल इमरजेंसी के दौरान। मतलब स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी मैटर्स है नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट उस पर भी लॉ बना सकती है। तो पार्लियामेंट कोई भी पावर, ड्यूटी या फिर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर या फिर उसके ऑफिसर्स को या फिर सेंटर की कोई अथॉरिटी को दे सकता है उन मैटर्स पर जो यूनियन लिस्ट के बाहर है, मतलब स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी है, इन ऑर्डर टू कैरी आउट द लॉज मेड बाई इट इन इट्स एक्सटेंडेड जुरिस्डिक्शन। मतलब अब पार्लियामेंट जो है उसका एक्सटेंडेड जुरिस्डिक्शन, मतलब पार्लियामेंट का जुरिस्डिक्शन है, पार्लियामेंट की जो पावर है, जो अथॉरिटी है, जो कंट्रोल है, जो इन्फ्लुएंस है, वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि नॉर्मल टाइम्स पे उसका ज्यूरिसडिक्शन यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट तक था, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो बढ़कर स्टेट लिस्ट तक पहुंच गया है। अब स्टेट लिस्ट के ऊपर भी लॉज बना सकता है पार्लियामेंट, मतलब सेंटर लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट के ऊपर भी। तो उसके एक्सटेंडेड ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो उसने लॉ बनाए हैं, उन लॉ को कैरी आउट करने के लिए, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए जो है वो पार्लियामेंट पावर दे सकता है, ड्यूटीज दे सकता है सेंटर की किसी भी अथॉरिटी को या फिर कोई ऑफिसर को। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 प्रोवाइडेड दैट द two consequences mentioned above, executive and legislative, extend not only to the states whether the emergency is in operation but also to any other states। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ने ये कहा कि जो दो कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब जो दो चेंजेस है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर जो सेंटर की बढ़ रही है, लेजिस्लेटिव पावर जो सेंटर की बढ़ रही है, वो सिर्फ उस स्टेट में नहीं है जहाँ इमरजेंसी लगी हुई है, बाकी के स्टेट्स में भी लगती ही है। इसका मतलब ये है, हमने शुरू में जब पढ़ा था कि नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लग सकती है या फिर इंडिया के कोई पार्ट में लग सकती है। अगर इंडिया के कोई पार्ट में भी लग रही है तो वो सिर्फ जो इमरजेंसी के दौरान इंडिया के वो पार्ट में ही सेंटर स्ट्रांग नहीं होगी, पूरे इंडिया में स्ट्रांग होगी, मतलब दूसरे स्टेट में भी सेंटर जो है स्ट्रांग होगी। ये कहा गया है। फाइनेंशियल, व्हाइल द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है
तो प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रेवेन्यूज़ मतलब जो पैसा सेंटर मतलब जो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, सेंटर तो नहीं कहना चाहिए, वो पैसा वो रेवेन्यू वो इनकम जो गवर्नमेंट के पास आ रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है। वो रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से सेंटर और स्टेट के बीच में बांटा जाता है। तो इस मॉडिफिकेशन को प्रेसिडेंट रोक सकते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जो भी रेवेन्यू जो भी इनकम आएगी वो सेंटर और स्टेट के बीच में बांटी जाएगी, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट इस डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडिफाई कर सकता है। दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट कैन आइदर रेड्यूस और कैंसिल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस फ्रॉम द सेंटर और स्टेट। इसका अगर सिंपल वर्ड्स में मतलब निकालो तो प्रेसिडेंट के पास ये ताकत आ जाती है कि वो या तो फाइनेंस कौन देता है, सेंटर स्टेट को पैसा देता है, फाइनेंसेस देता है। तो मतलब सेंटर की तरफ से जो स्टेट के पास जो फाइनेंसेस जा रहे हैं, जो पैसा जा रहा है, या तो वो प्रेसिडेंट कम कर सकता है या तो कैंसिल कर सकता है। मतलब स्टेट के पास कितना पैसा जाना चाहिए, सेंटर के थ्रू स्टेट के पास जितना पैसा जाना चाहिए वो प्रेसिडेंट पूरा रोक सकता है या फिर उसको कम कर सकता है। सच मॉडिफिकेशन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट। मतलब जिस साल इमरजेंसी खत्म हो रही है उस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चलेगा। फाइनेंशियल ईयर इज अप्रैल 1 टू मार्च 31। अगर फाइनेंशियल ईयर के बीच में भी इमरजेंसी खत्म हो रही है तो उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये मॉडिफिकेशन चलेगा। ऑल्सो एवरी सच ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ टू बी लेड बिफोर द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। और प्रेसिडेंट जो भी मॉडिफिकेशन करेगा उस दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में एक बार बताना होगा उसको। मतलब प्रेसिडेंट जो है सारा पैसा जो सेंटर से स्टेट के पास जा रहा है उसको या तो रोक सकता है या तो कम कर सकता है। इफेक्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लाइफ ऑफ लोकसभा मतलब लोकसभा हर 5 साल के लिए 5 साल का उसका टेन्यूर होता है, तो वही उसकी लाइफ होती है। 5 साल के लिए वो चुनी जाती है, 5 साल तक वो रहती है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से तो लोगों की लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, लोकसभा के टेन्यूर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के टेन्यूर को भी बढ़ाया जा सकता है। व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, द लाइफ ऑफ लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द नॉर्मल टर्म 5 years by a law of the parliament for 1 year at the time for any length of time। तो मतलब जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन में है, तो जो लोकसभा की जो लाइफ है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है उसके नॉर्मल टेन्यूर से। मतलब 5 साल के लिए लोकसभा चुनी जाती है, 5 साल का उसका नॉर्मल टर्म होता है। तो उस 5 साल से उसको बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाएंगे? लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में एक लॉ पास होगा, उस लॉ को पास करके इनैक्ट करके बढ़ाया जा सकता है फॉर 1 year एट ए टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ द टाइम। मतलब एक बार अगर लॉ पास करोगे तो उसको आप 1 साल के लिए बढ़ा सकते हो, और फिर दूसरी बार लॉ करके एक बार लॉ पास करके और 1 साल के लिए बढ़ा सकते हो। मतलब एक बार में 1 साल से ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, और कितनी बार अगर आप 10 बार लॉ पास करोगे तो 10 साल बढ़ जाएगी। लेंथ इंडेफिनाइट पीरियड के लिए आप बढ़ा सकते हो फॉर एनी लेंथ, मतलब कितना भी बढ़ा सकते हो, लेकिन एक बार में 1 ही साल के लिए बढ़ाओगे। हाउएवर दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट। मतलब अब समझ लीजिए नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में है, नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन है, तो लोकसभा का टेन्यूर बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया गया, 1 साल के लिए बढ़ा दिया, लेकिन उसको बढ़ाते ही जो है इमरजेंसी खत्म हो गई। तो इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने के बाद तक इसका ये जो लोकसभा का जो टेन्यूर है वो चलेगा। 6 महीने के बाद इलेक्शन आपको कंटिन्यू कराने होंगे। द एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट। मतलब इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने के बाद ये जो एक्सटेंशन है लोकसभा की लाइफ का वो नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल द टर्म ऑफ द 5th लोकसभा 1971 टू 77। अब मैंने आपको बताया था 1975 से लेके 77 तक चली थी इमरजेंसी जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने लगाई थी। तो इसी दौरान जो एग्जांपल दिया गया है कि कभी ऐसा लोकसभा का लाइफ बढ़ाया गया है, तो हाँ बढ़ाया गया है। जो 5th लोकसभा थी 1971 से 1977 तक चली, वो वॉज एक्सटेंडेड 2 times by 1 year एट ए टाइम। मतलब 2 साल, मतलब 2 बार वो बढ़ाई गई थी, एक साल के लिए। मैंने बताया ना आपको, एक बार में 1 ही साल के लिए आप बढ़ा सकते हो, चाहे वो कितनी भी बार आप बढ़ा लो। तो 2 बार बढ़ाई गई थी, वो 1 साल के लिए बढ़ाई गई थी। द टर्म ऑफ द 5th लोकसभा विच was to expire on 18th March 1976 was extended by 1 year up to 18th March 1977 by the House of People Extension of Duration Act 1976। मतलब जो 5th लोकसभा का जो टर्म था वो कब खत्म हो रहा था, कब एक्सपायर होता है? 18th March 1976 को खत्म हो रहा था, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया था 1 साल के लिए। फिर वो कब खत्म होने वाला था? 18 March 1977 को। तो किससे करा गया? मैंने बताया था एक लॉ पास करना होगा पार्लियामेंट में, तो वो लॉ था द हाउस ऑफ पीपल एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन एक्ट 1976। हाउस ऑफ पीपल मतलब वो लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं इंग्लिश में, और एक्सटेंशन उन लोगों का ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए। और एक्ट मतलब एक लॉ जब पार्लियामेंट से पास होता है तो पास होने के बाद वो एक्ट बन जाता है। 1976 में पास किया गया था। It was extended for the further period of 1 year to up to March 18, 1978 by the House of People Extension of Duration Act 1976. However, the House was dissolved on 18th January 1977 after having been extended for the period of 5 years, 10 months and 6 days। मतलब एक बार बढ़ा दिया था। अब असल में तो वो लोकसभा का जो टेन्यूर है 5th लोकसभा का, वो लाइफ उसकी खत्म होने वाली थी 18th March 1976 को, लेकिन फिर पहली बार 1 साल के लिए बढ़ाया गया, 18th March 1977 तक खत्म होने वाली थी, लेकिन फिर उसको एक और 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया 18 March 1978 तक। लेकिन जो है हाउस डिसॉल्व हो गया। कब डिसॉल्व हुआ? 18 जनवरी 1977 को डिसॉल्व हो गया। और ये लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ लोकसभा था, मतलब 5 साल 10 महीने और 6 दिन के तक ये चली थी लोकसभा।
ये जो 5th लोकसभा थी 5 साल 10 महीने 6 दिन, नॉर्मली 5 साल के लिए चलती है, उससे ज़्यादा 10 महीने के लिए बढ़ाया गया था, और भी बढ़ाया गया था, लेकिन बाद में डिसॉल्व हो गई थी लोकसभा। सिमिलरली द पार्लियामेंट में एक्सटेंड द नॉर्मल टेन्यूर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 5 years by 1 year each time for a length of time during national emergency subject to the maximum period of 6 months after the emergency cease to operate। मतलब पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी टर्म बढ़ा सकती है। एक नॉर्मल टेन्यूर क्या होता है 5 साल, सेम 5 साल के लिए। पार्लियामेंट चाहे तो लोकसभा का भी टेन्यूर बना सकती है, और पार्लियामेंट ही बढ़ाएगी स्टेट लेजिस्लेचर का, मतलब पार्लियामेंट लोकसभा का बढ़ा रही है और पार्लियामेंट ही स्टेट लेजिस्लेचर का बढ़ाएगी, जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका बढ़ाएगी 5 साल से 1 साल के लिए बढ़ा सकती है एक बार में, और कितनी भी बार आप बढ़ा सकते हो नेशनल इमरजेंसी के दौरान। लेकिन जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, मैक्सिमम पीरियड 6 महीने तक ये चलेगी, उसके बाद इलेक्शंस कराने होंगे। मतलब इलेक्शन खत्म होने के 6 महीने इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने के बाद आपको इलेक्शंस कराने ही है। सेम क्लॉज जो ऊपर के उसमें था। इफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। अब ये ज़रा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स भी जो है इफेक्ट होते हैं। द आर्टिकल 358 एंड 359 डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 358 और 359 मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 352 टू 360 जो है ये सब डील करते हैं इमरजेंसी से। तो उसके आर्टिकल 358 और 359 ये बताते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स पे क्या फ़र्क आएगा, क्या इफेक्ट होंगे फंडामेंटल राइट्स से। आर्टिकल 358 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में 6 राइट्स दिए गए हैं। तो आर्टिकल 19 के जो 6 राइट्स हैं वो किसके अंदर डील किए गए हैं, आर्टिकल 358। तो आर्टिकल 358 सस्पेंड करता है उन फंडामेंटल राइट्स को जो आर्टिकल 19 में दिए गए हैं, और आर्टिकल 359 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21। दीज टू प्रोविजंस आर एक्सप्लेन बिलो। तो मतलब आर्टिकल 358 सस्पेंड करता है उन फंडामेंटल राइट्स को जो आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल, एसोसिएट, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। तो ये आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स हैं। और आर्टिकल 359 जो है कि दूसरे बाकी के बचे हुए फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करता है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। आपको पता है आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होते हैं। ये मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में पढ़ाया था, जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था। अब इन दोनों को नीचे हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 358। मतलब आर्टिकल 358 जो है वो किसको सस्पेंड कर रहा है, आर्टिकल 19 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको सस्पेंड कर रहा है आर्टिकल 358। Suspension of fundamental rights under Article 19. According to the Article 358, when the proclamation of national emergency is made, the 6 fundamental rights under Article 19 automatically suspended. No separate order for their suspension is required. मतलब आर्टिकल 358 ये कह रहा है कि जब नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन में है, तो 6 फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। मतलब जब नेशनल इमरजेंसी लग गई, प्रोक्लेमेशन हो गया, तो आर्टिकल 358 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देगा 19 को। किसी अलग से ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है इनके सस्पेंशन के लिए। While the proclamation of national emergency is in operation, the state is freed from the restriction imposed by Article 19. मैंने जब आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था तो फंडामेंटल राइट्स में ये कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है एक लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट में, मतलब स्टेट के ऊपर, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमको प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। मतलब गवर्नमेंट ऐसा लॉ नहीं निकाल सकती, ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शंस नहीं कर सकती जो हमारे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। लेकिन अगर जब आर्टिकल 19 नहीं है, जब फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो जो स्टेट है वो फ्रीली जो है अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी। तो यही कहने की बात हो रही है, जब नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है, नेशनल इमरजेंसी जब ऑपरेशन में है, तो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट फ्री है उस रेस्ट्रिक्शन से जो आर्टिकल 19 उनके ऊपर लगाता है। तो आर्टिकल 19 का रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा स्टेट के ऊपर से, क्योंकि आर्टिकल 19 ही हट गया है। इन अदर वर्ड्स, द स्टेट कैन मेक any law or can take any executive action abridging or taking away the 6 fundamental rights under guaranteed under। मतलब दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो स्टेट के पास अब वो रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा, स्टेट के ऊपर अब वो लिमिटेशन नहीं है। तो स्टेट जो है कोई भी ऐसा लॉ बना सकता है या फिर कोई भी एक ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है जो वायलेट कर रहा है, एब्रिज कर रहा है, ले रहा है, या फिर उसके साथ इनकन्सिस्टेंट है। कौन से फंडामेंटल राइट्स है, वो 6 फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए हैं। और वो 6 फंडामेंटल राइट्स क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल, एसोसिएट, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन। 1 2 3 4 5 6। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल, एसोसिएट, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन। तो इन 6 फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 दे रहा है वो स्टेट के कुछ एक्शंस को रोकते हैं, कुछ लिमिटेशन लगाते हैं, लगाम कसते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि आप जो सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। लेकिन अब फंडामेंटल राइट्स ही नहीं रहेंगे तो स्टेट जो है फ्रीली कोई भी लॉ बना सकता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकता है। Any such law or executive action cannot be challenged in the grounds that they are inconsistent with the 6 fundamental rights guaranteed by Article 19 when the emergency। मतलब ये कहने की बात है कि और नेशनल इमरजेंसी के दौरान कोई भी अगर स्टेट ने ऐसा लॉ बना दिया या फिर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन ले लिया जो आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 19 के अंदर के 6 फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उनको आप कोर्ट में जाके क्या चैलेंज नहीं कर सकते। कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, स्टेट जो है हमारे आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहा है, ये आप नहीं कह सकते, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकती क्योंकि नेशनल इमरजेंसी चल रही है। व्हेन द नेशनल इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट देन आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव्स एंड कम इनटू फोर्स। जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी
यानी कि रिवोक हो जाएगी, तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली फोर्स में आ जाएगा। आर्टिकल 19 फिर जो है लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शन लगाएगा गवर्नमेंट में, मतलब नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है, आर्टिकल 19 वापस आ जाएगा। एनी लॉ मेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी विद आर्टिकल 19 सीज टू हैव इफेक्ट, मतलब वो लॉज जो इमरजेंसी के दौरान बनाए गए थे, जो इनकंसिस्टेंट थे आर्टिकल 19 के साथ, वो इमरजेंसी खत्म होने के बाद भी वो लॉज भी खत्म हो जाएंगे। मतलब जब तक इमरजेंसी रहेगी तब तक ये गवर्नमेंट जो है आपका आर्टिकल 19 वायलेट कर सकती है। इमरजेंसी खत्म होने के बाद आर्टिकल 19 फिर रिवाइव हो जाएगा, वो लॉज वापस नहीं रहेंगे जो आर्टिकल 19 को वायलेट कर रहे थे। हाउएवर नो रेमेडीज लाइज फॉर एनीथिंग डन ड्यूरिंग द इमरजेंसी इवन आफ्टर द इमरजेंसी एक्सपायर। लेकिन आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान अगर गवर्नमेंट इसी लॉज बनाती है और आर्टिकल 19 को आपकी वायलेट कर रही है, तो इमरजेंसी खत्म होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कोर्ट में जाके कि इमरजेंसी के दौरान हमारे आर्टिकल 19 वायलेट हुआ था, इसकी आप कोई भी रेमेडी नहीं ले सकते कोर्ट में, क्योंकि जो भी किया गया था नेशनल इमरजेंसी के दौरान किया गया था। नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर चाहिए, वो फंडामेंटल राइट्स उनकी पावर कुछ हद तक रोकते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स को नेशनल इमरजेंसी के दौरान वायलेट किया जा सकता है। नो रेमेडी लाइज फॉर एनीथिंग डन ड्यूरिंग द इमरजेंसी इवन आफ्टर द इमरजेंसी, मतलब जो अगर इमरजेंसी के दौरान कुछ भी हुआ है तो इमरजेंसी होने के बाद आप उसकी रेमेडी नहीं ले सकते, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस टेकन ड्यूरिंग द इमरजेंसी कैन नॉट बी चैलेंज इवन आफ्टर द इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट, मतलब वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस, वो लेजिस्लेटिव एक्शंस जो गवर्नमेंट ने ली है इमरजेंसी के दौरान, उसको आप इमरजेंसी खत्म होने के बाद भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। The 44th Amendment Act of 1978 restrict the scope of Article 358 in two ways। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इमरजेंसी के लगाने का प्रोसेस, इमरजेंसी को ऑपरेट करने का प्रोसेस, इमरजेंसी को लगाने का प्रोसेस, इसको थोड़ा डिफिकल्ट किया है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 है। मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, वही हो रहा है आर्टिकल 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। फिर उसने आर्टिकल 358, मतलब आर्टिकल 358, अब जब से हम आर्टिकल 358 ही पढ़े थे, आर्टिकल 358 जो है आर्टिकल 19 को सस्पेंड करता है इमरजेंसी के दौरान पे। तो जो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 है, उसने आर्टिकल 358 के स्कोप को थोड़ा कम कर दिया, मतलब उसकी पावर को थोड़ा कम कर दिया। कैसे? फर्स्टली द 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 स्टैंड सस्पेंडेड ओनली व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वार्स, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड नॉट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। ये कहने की बात हो रही है कि आर्टिकल 19 कौन वायलेट कर रहा है? आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 जो है आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर रहा है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने ये कहा कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19 के अंदर, ये तभी सस्पेंड होंगे जब नेशनल इमरजेंसी वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे लगाई गई हो। शुरू में समझाया था कि नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड्स पे लगती है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। लेकिन आर्टिकल 19 तभी सस्पेंड होगा जब नेशनल इमरजेंसी वार या एक्सटर्नल एग्रेशन पे लगी हो, मतलब नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से लगी हो, एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी लगी होगी, तभी आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाएगा। अगर आर्म्ड रेबेलियन के बेस पे लगी है, यानी कि इंटरनल नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो आर्टिकल 19 जो है उसको सस्पेंड आप नहीं कर सकते। सेकेंडली, ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड टू द इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज एंड नॉट द अदर लॉ। ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन ओनली अंडर सच लॉ इज प्रोटेक्टेड। दूसरी चीज़ ये कह रही है कि सिर्फ वही लॉज जो इमरजेंसी के दौरान बनाए गए थे उन्हीं को ही आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते इमरजेंसी होने के बाद, और वही एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो लॉज इमरजेंसी के दौरान बनाए गए थे, वही एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो उन लॉज को एनफोर्स कराने के लिए बनाए गए थे जो इमरजेंसी के दौरान बने थे, उनको ही आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। बाकी दूसरे लॉज और एग्जीक्यूटिव एक्शंस को आप चैलेंज कर सकते हो। सस्पेंशन ऑफ अंडर फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 358 जो है वो सिर्फ स्पेसिफिकली आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर रहा है इमरजेंसी के दौरान। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 359 जो बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर रहा है, मतलब उनके एनफोर्समेंट के मैकेनिज्म को सस्पेंड कर रहा है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। मतलब आर्टिकल 19 किस में आ रहा है? आर्टिकल 358 के अंदर आ रहा है। आर्टिकल 359 में बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। आर्टिकल 359 ऑथोराइजेज द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। मतलब अब यहाँ पे ज़रा आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट को ये ताकत दे रहे हैं, प्रेसिडेंट को ये ताकत दे रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है सस्पेंड कर सकते हैं राइट टू मूव टू कोर्ट। मतलब फंडामेंटल राइट्स यहाँ वायलेट हटा नहीं रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने का मैकेनिज्म हटा रहे हैं। आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस हो गया, आर्टिकल 15 हो गया, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू अरेस्ट एंड डिटेंशन 20 हो गया, आर्टिकल 15 हो गया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 16 हो गया, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक मैटर, मतलब गवर्नमेंट जॉब में आपको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स है। अगर गवर्नमेंट इसको वायलेट कर रही है, सपोज कर लीजिए आर्टिकल 16 का एग्जाम्पल ले लीजिए। आर्टिकल 16 के अंदर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब गवर्नमेंट जॉब में आपको जो है बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप सपोज कर लीजिए ये चीज़ एक्सेप्शन में आती है कि ओबीसी SC ST को जो है रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन जनरल कैटेगरी, अब मैं हूँ एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट और मेरे साथ कोई एक पर्सन है बी, मैं हूँ, ये कोई पर्सन है बी।
अगर गवर्नमेंट बी को फेवर कर रही है तो मेरे पास ये राइट है कि मैं कोर्ट में जाके कह सकता हूँ कि मेरे आर्टिकल 16 का वायलेट हो रहा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मुझे बराबर की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। लेकिन आर्टिकल 359 जो है प्रेसिडेंट को ये ताकत देता है कि प्रेसिडेंट मेरा वो राइट छीन सकती है कि मैं कोर्ट के जाके अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराऊँ। मतलब फंडामेंटल राइट्स को मतलब कौन दे रहा है, उसका एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। अब मैं अगर फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट जा रहा हूँ तो वो मेरा एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है, तो मैं कोर्ट जा सकता हूँ, अपने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करा सकता हूँ, एनफोर्स करा सकता हूँ अगर वायलेट हो रहे हो तो। लेकिन प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान मेरा राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को रोक सकता है। मतलब नेशनल इमरजेंसी है, आप आपके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स नहीं करा सकते, कोर्ट में जाकर ये जो राइट है ये सस्पेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट। मतलब फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं हो रहे हैं, उनका एनफोर्समेंट मैकेनिज्म सस्पेंड हो रहा है। दिस मीन्स अंडर आर्टिकल 359 द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड बट देयर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म इज सस्पेंडेड। टेक्निकली देखिए, फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराना, उनको लागू कराने का मैकेनिज्म वायलेट हो रहा है। मतलब मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं लेकिन मैं उनको एनफोर्स नहीं करा सकता, उनको लागू नहीं करा सकता। मतलब फंडामेंटल राइट्स है या नहीं है उसका मतलब तो एक ही है, फंडामेंटल राइट्स सिर्फ नाम के रह जाएंगे। अगर मैं अपनी आम खास भाषा में कहूँ तो फंडामेंटल राइट्स नेशनल इमरजेंसी के दौरान सिर्फ नाम के रह जाएंगे, उनको आप एनफोर्स तो करा ही नहीं सकते। ये बात हो रही है। दी सेड राइट आर थियोरेटिकली अलाइव बट द राइट टू सीक रेमेडी सस्पेंडेड। मतलब अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो फंडामेंटल राइट जिंदा है इमरजेंसी के दौरान भी, लेकिन उनको रेमेडी मतलब उनको एनफोर्स कराने का मैकेनिज्म जो है, उनको रेमेडी लेने का मैकेनिज्म जो है वो सस्पेंड हो जाता है। द सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट रिलेटेड टू ओनली दोज फंडामेंटल राइट्स दैट आर स्पेसिफाइड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। मतलब आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट को ये ताकत देता है कि वो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म सस्पेंड कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान। और प्रेसिडेंट ये कैसे करेंगे, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करके। और ये जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में सारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट वो जो है सस्पेंड कर दे, उनके एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को सस्पेंड कर दे। फंडामेंटल राइट्स कुछ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स, मतलब कल के दिन अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई तो अंडर आर्टिकल 359 के अंदर प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है कि वो सस्पेंशन कर सकते हैं, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को सस्पेंड कर सकते हैं। और अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में वो पूरे नहीं सस्पेंड कर सकते, उनकी मर्जी से स्पेसिफिकली कुछ फंडामेंटल राइट्स जो उनके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में दिए गए हैं उनको ही सस्पेंड करेंगे। The suspension of enforcement related to only those fundamental rights that are specified in presidential order। मतलब नेशनल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर देंगे उसमें जो फंडामेंटल राइट्स स्पेसिफाइड होंगे उनका ही एनफोर्समेंट मैकेनिज्म जो है सस्पेंड हो जाएगा, बाकी फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। Further, the suspension could be for a period during the operation of emergency or for a shorter period as mentioned in order, and the suspension order may be extended to the whole or any part of the country। मतलब फंडामेंटल राइट्स कब वायलेट होंगे, मतलब उनके सस्पेंड कब होंगे, जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आएगा। तो ये कहा जा रहा है कि इनका जो सस्पेंशन है ये पूरे इमरजेंसी के दौरान भी हो सकता है या फिर इमरजेंसी के शॉर्टर पीरियड के लिए भी हो सकता है। मतलब एक बार में इमरजेंसी 6 महीने के लिए लगती है, उसके बाद में पीरियडिकली उसको इमरजेंसी को 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद। लेकिन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे इमरजेंसी के दौरान चले। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये में भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये इसमें भी कह सकते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट मैकेनिज्म हम खत्म कर रहे हैं वो सिर्फ 5 महीने के लिए, ऐसा ऑर्डर कर सकते हो। मतलब पूरे इमरजेंसी के लिए भी वो कर सकते हैं, इमरजेंसी से कम टाइम के लिए भी कर सकते हैं। और ये जो सस्पेंशन है, मतलब फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को जो आप सस्पेंड कर रहे हैं प्रेसिडेंट, वो पूरे इंडिया में सस्पेंड भी कर सकते हैं या फिर इंडिया के कोई एक पार्ट में भी सस्पेंड कर सकते हैं। मतलब शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज़, आर्टिकल 359 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट नहीं हो रहे हैं, उनको एनफोर्स कराने का मैकेनिज्म। मतलब फंडामेंटल राइट्स को मैं जब मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो मैं कोर्ट जाता हूँ, कोर्ट जाके अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराता हूँ, तो मेरा कोर्ट जाने का राइट जो है वो सस्पेंड कर रहे हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो है सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करेंगे या फिर उनकी मर्जी से कुछ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को सस्पेंड करेंगे, और वो अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन करेंगे कि मैं इन फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को सस्पेंड कर रहा हूँ। और ये जो कितने पीरियड, मतलब कितने समय के लिए ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है वो चलेगा, मतलब कितने समय के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को सस्पेंड किया जा रहा है, वो पूरे इमरजेंसी के दौरान भी हो सकता है या इमरजेंसी के छोटे पीरियड के लिए भी हो सकता है, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो है स्पेसिफाइड किया जाएगा। और ये जो फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट का सस्पेंशन है, फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को सस्पेंड जो कर रहे हैं प्रेसिडेंट, वो या तो पूरे इंडिया में होगा या फिर इंडिया के कोई एक स्पेसिफिक पार्ट में होगा। पूरी तरीके से समझाया, समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो फिर रिवाइंड करके देखिए। इट शुड बी लेड बिफोर द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द अप्रूवल। और ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ये पार्लियामेंट के जो हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट है दोनों, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अप्रूवल के लिए सामने रखा जाएगा। व्हाइल द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज इन फोर्स, द स्टेट कैन मेक एनी लॉ और कैन टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन एब्रिजिंग और टेकिंग अवे द स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स। और यहाँ पे वर्ड स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स लिखा गया है, मतलब प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है कि वो 19, 20 और 21, 19 क्यों, क्योंकि 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो रहा है अंडर आर्टिकल 350, 20 और 21 तो अमेंडमेंट के बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के बाद जो है आप वैसे भी सस्पेंड नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 और 21 जो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी लागू रहेंगे।
बाकी के फंडामेंटल राइट्स जो है प्रेसिडेंट चाहे तो पूरे सस्पेंड कर देंगे या फिर स्पेसिफिक कोई गिने चुने फंडामेंटल राइट्स जो है उनके एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को सस्पेंड करेंगे प्रेसिडेंट। और वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में लिखेंगे। तो जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फोर्स में है तो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट जो है कोई भी ऐसा लॉ बना सकती है, कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शंस ले सकती है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। क्योंकि अब फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट कर भी रहा है तो आपके पास एनफोर्समेंट मैकेनिज्म वैसे भी नहीं है। तो अगर वायलेट कर भी रहा है वो लॉ या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शन वायलेट कर भी रहा है तो आपको खामोश बैठना पड़ेगा, क्योंकि एनफोर्समेंट मैकेनिज्म आपका ले लिया गया है फंडामेंटल राइट्स का। एनी सच लॉ एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड्स दैट दे आर इनकंसिस्टेंट विद द स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स। और ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शन और ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, इमरजेंसी के दौरान बनाया गया है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में किसी भी ग्राउंड के कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, इसके साथ इनकंसिस्टेंट है, इसके अगेंस्ट है, ये आप नहीं कह सकते। व्हेन द ऑर्डर इज सीज टू ऑपरेट एनी लॉ सो मेड एक्सटेंडेड ऑफ द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी विद द स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स सीज टू हैव इफेक्ट। मतलब जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सस्पेंड हो जाएगा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर खत्म हो जाएगा, तब वो लॉस जो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड वो अगेंस्ट थे, उनको एब्रिज कर रहे थे, उनको उसके साथ इनकंसिस्टेंट थे, वो लॉस भी हट जाएंगे। फिर से एक बार समझा देता हूँ। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करके प्रेसिडेंट जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को छीनते हैं, मतलब छीनते तो नहीं है, हटाते हैं, ले लेते हैं, तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने का मैकेनिज्म नहीं बचता है। तो उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास हो जाने के बाद गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ बना सकती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, हमारे उसके साथ इनकंसिस्टेंट है। तो जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर खत्म हो जाएगा तो वो लॉ भी खत्म हो जाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इनकंसिस्टेंट कर रहा था, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर खत्म तो वो लॉ भी खत्म। बट नो रेमेडीज लाइज फॉर एनीथिंग डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर इवन आफ्टर द ऑर्डर इज सीज्ड टू ऑपरेट। मतलब अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के दौरान हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया था, कोर्ट में जाके आप इसके लिए रेमेडी नहीं मांग सकते, क्योंकि जो भी किया गया था वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के दौरान और नेशनल इमरजेंसी के दौरान किया गया था। दिस मीन्स दैट द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस टेकन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज इवन आफ्टर द ऑर्डर एक्सपायर्स। इसका मतलब ये है कि वो लेजिस्लेटिव एक्शंस, वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो लिए गए थे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के दौरान, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते ऑर्डर खत्म होने के बाद भी। और यहाँ पे बात प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की हो रही है, यहाँ पे इमरजेंसी की बात नहीं हो रही, क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का जो ड्यूरेशन है, जो टर्म है, उसका इमरजेंसी से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पूरे इमरजेंसी के दौरान भी चल सकता है या इमरजेंसी से पहले ही भी वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर खत्म हो सकता है। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और प्रेसिडेंट पर डिपेंड करेगा, लेकिन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है प्रेसिडेंट इमरजेंसी के दौरान ही पास करेंगे। 44th Amendment Act of 1978 restrict the scope of Article 359 in two ways। अब 44th Amendment Act of 1978 ने 358 को भी थोड़ा उसके स्कोप को कम किया था, 359 के भी स्कोप को थोड़ा कम कर रहा है। स्कोप कम करना मतलब उसको थोड़ा उसके पावर को कम करना। तो दो तरीक़ों से 44th Amendment Act of 1978 जो है 359 को स्कोप को थोड़ा कम करा। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट दो वेज देख लेते हैं। फर्स्ट, प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। ऑलरेडी आपको बताया था कि प्रेसिडेंट टेक्निकली ये चीज़ आप देखिए, फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हो रहे, फंडामेंटल राइट्स हैं लेकिन सिर्फ नाम के रह रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है, फंडामेंटल राइट्स की जो रेमेडी है मेरे पास, अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू कराऊंगा। मतलब मेरे फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने का जो प्रोसीजर है वो हटाया जा रहा है। अब अगर फंडामेंटल राइट्स को मैं एनफोर्स नहीं करा सकता, फंडामेंटल राइट्स की मैं रेमेडी नहीं ले सकता, तो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ नाम के रह जाएंगे। मतलब टेक्निकली देखिए, उनको एनफोर्स कराने का मैकेनिज्म, मेरा कोर्ट में जाने का राइट लिया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स नहीं लिए जा रहे हैं। और वैसे भी अगर आप फंडामेंटल राइट्स सिर्फ नाम के रह जाएंगे, क्योंकि आप लागू तो उनको करा नहीं पाओगे। तो यही बात हो रही है। तो प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 20 और 21 के एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को सस्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 20 और 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए, मतलब प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब आर्टिकल 20, और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 जो है वो एनफोर्सेबल रहेंगे इमरजेंसी के दौरान भी। सेकेंडली, ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड टू विद द इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज एंड नॉट अदर लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस टेकन अंडर सच लॉ इज प्रोटेक्टेड। मतलब सिर्फ वही लॉज जो इमरजेंसी के दौरान पास किए गए थे और वही एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो लॉज इमरजेंसी के दौरान पास किए गए थे, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिया जाएगा, वही सब आप जो है प्रोटेक्शन लेते हैं। मतलब उन्हीं को आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, बाकी अदर लॉज और एग्जीक्यूटिव एक्शंस को आप चैलेंज कर सकते हो। डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। अब इससे पहले इतना तो बेसिक आपको समझ में आ गया है। ये आर्टिकल 358 जो है किसको सस्पेंड कर रहा है? आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर रहा है। और आर्टिकल 359 बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर रहा है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, क्योंकि आर्टिकल 20 और 21 तो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, मतलब उनका एनफोर्समेंट मैकेनिज्म सस्पेंड नहीं होता है कभी भी। अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं आर्टिकल 358 और 359 में। द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टिकल 358 एंड 359 कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। फर्स्ट डिफरेंस, आर्टिकल 358 is confined to fundamental rights under article 19 only, whereas article 359 extended to all those fundamental rights
हुज एनफोर्समेंट इज सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। मतलब आर्टिकल 358 जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, उन फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है जो आर्टिकल 19 के अंदर है, और आर्टिकल 359 जो है उन सारे फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को सस्पेंड कर रहा है जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर मेंशन है। मतलब ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो सारे फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को सस्पेंड कर दे, या फिर कुछ स्पेसिफाई करेंगे वो इन अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में कि इन फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म जो है वो सस्पेंड हो रहा है। आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 एज सून एज द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। जो आर्टिकल 358 है वो जब इमरजेंसी लग जाएगी ऑटोमेटिकली फंडामेंटल राइट्स को, जो फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए उनको सस्पेंड कर देता है। जब इमरजेंसी लग जाएगी ऑटोमेटिकली आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड कर देगा। ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 359 डज नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंड एनी फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल 359 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं करता फंडामेंटल राइट्स को। इट ओनली एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 359 जो है ऑटोमेटिकली फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं कर रहा है, वो प्रेसिडेंट को ताकत दे रहा है कि प्रेसिडेंट आप अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास कीजिए और उसमें आपको जो फंडामेंटल राइट्स को के एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को सस्पेंड कर रहा है उनको आप स्पेसिफाई करके सस्पेंड कीजिए। Article 358 operates only in the case of external emergency, that is when the emergency declared on the grounds of war and external aggression, and not in the case of internal emergency, that is the emergency declared on the grounds of armed rebellion। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के बाद आर्टिकल 358 जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी मतलब ऑपरेट तभी करेगा जब एक्सटर्नल इमरजेंसी है। मतलब आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 को तभी सस्पेंड करेगा जब इमरजेंसी जो है एक्सटर्नल बेसिस पे लगाई गई हो, मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी हो, वो इमरजेंसी वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे लगाई गई हो। लेकिन जब इंटरनल इमरजेंसी लगती है, यानी कि वो इमरजेंसी जो आर्म्ड रेबेलियन के बेस पे लगी गई है, तब आर्टिकल 358 जो है नहीं लागू होगा और आर्टिकल 19 वायलेट नहीं होगा। आर्टिकल 359 ऑन द अदर हैंड ऑपरेट्स इन केस ऑफ बोथ एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड एज वेल एज इंटरनल इमरजेंसी। मतलब आर्टिकल 359 जो है वो एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी दोनों के केस में ही फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को सस्पेंड कर सकता है। फिर से एक बार बात कह दूंगा, आर्टिकल 358 जो है आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 को तभी सस्पेंड करेगा जब इमरजेंसी जो है एक्सटर्नल इमरजेंसी है, मतलब इमरजेंसी वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पर लगाई गई हो। इंटरनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 को वायलेट नहीं करेगा क्योंकि वो इमरजेंसी जो है इंटरनल इमरजेंसी है, आर्म्ड रेबेलियन के बेस पर लगाई गई है। लेकिन आर्टिकल 359 चाहे वो इंटरनल इमरजेंसी हो चाहे वो एक्सटर्नल इमरजेंसी, दोनों केस में एप्लीकेबल है। Article 358 suspend the fundamental rights under Article 19 for the entire duration of emergency, while Article 359 suspend the enforcement of enforcement of fundamental rights for the specific period specified by the president, which may either be the entire duration of emergency or the shorter period। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया था। आर्टिकल 358 जो है वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर रहा है आर्टिकल 19 के अंदर के पूरी इमरजेंसी के दौरान के लिए। मतलब आर्टिकल 358 जो है इमरजेंसी लगते ही लागू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर देगा, और वो इमरजेंसी के टाइम से ही के हिसाब से चलता है। मतलब जब तक इमरजेंसी रहेगी तब तक आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 को सस्पेंड करता रहेगा, सस्पेंड करके रखेगा। लेकिन आर्टिकल 359 जो है वो एनफोर्समेंट मतलब फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को सस्पेंड करेगा उस पीरियड के लिए जितना प्रेसिडेंट ने अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में प्रिस्क्राइब किया है। और वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है चाहे तो पूरे इमरजेंसी के दौरान भी होगा या फिर इमरजेंसी दौरान से कुछ कम पीरियड के लिए भी हो सकता है, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पर डिपेंड करता है। Article 358 extend to entire country, whereas Article 359 may extend it to the entire country or any part of it। Article 358 जो है वो Article 19 को सस्पेंड करता है पूरी इंटायर कंट्री में, लेकिन Article 359 कुछ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को सस्पेंड करता है पूरी कंट्री में या फिर किसी एक पार्ट में कंट्री के। Article 358 suspends Article 19 completely, while Article 359 does not empower the suspension of fundamental rights of Article 20 and 21। जो Article 358 है वो Article 19 के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर रहा है कम्प्लीटली, लेकिन Article 359 जो है वो प्रेसिडेंट को ये पावर नहीं देता कि आप एनफोर्समेंट मैकेनिज्म ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21 मतलब आर्टिकल 20 एंड 21 के एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को प्रेसिडेंट जो है सस्पेंड नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 enables the state to make any laws or any executive actions inconsistent with the fundamental rights under Article 19। मतलब आर्टिकल 358 जो है किसको सस्पेंड कर रहा है, आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर रहा है। आर्टिकल 19 के अंदर के फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 358 सस्पेंड कर रहा है। तो आर्टिकल 358 जो है स्टेट को ये ताकत देता है कि आप कोई भी ऐसा लॉ बना सकते हैं और कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, इनकंसिस्टेंट रह रहा है। व्हाइल द आर्टिकल 359 enables the state to make the laws or take any executive action inconsistent with those fundamental rights whose enforcement is suspended by the presidential order। मतलब आर्टिकल 359 जो है कुछ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स, बचे हुए स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में दिए गए हैं, उनके एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को रोक रहा है। मतलब आर्टिकल 359 जो है स्टेट को ये ताकत देता है कि आप कोई भी ऐसा लॉ बना सकते हैं और कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकते हैं जो इनकंसिस्टेंट है उन फंडामेंटल राइट्स से जिनका एनफोर्समेंट मैकेनिज्म सस्पेंड हुआ है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा।
देर इज ऑल्सो सिमिलैरिटी बिटवीन आर्टिकल 358 एंड 358. अब ये तो ऊपर हो गए डिफरेंसेस. आर्टिकल 358 और 359 में थोड़े सिमिलैरिटीज भी है. बोथ प्रोवाइडेड द इम्यूनिटी फ्रॉम द चैलेंज टू only those laws which are related with emergency and not the other laws. Also the executive action taken only under such laws is protected by both. अब आर्टिकल 358 359 में एक सिमिलैरिटी है, दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. मतलब वो लॉस और वो एग्जीक्यूटिव एक्शन जो इमरजेंसी के दौरान लिए गए थे उनको आप कोर्ट में चैलेंज करने से बचा सकते हो, सिर्फ वही जो इमरजेंसी के दौरान लिए गए थे. बाकी लॉज और एग्जीक्यूटिव एक्शंस को आप जो है कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो. डिक्लेरेशन मेड सो फार, मतलब अब तक कब कब इमरजेंसी लगाई गई है उसके बारे में है ये. दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन प्रोक्लेम 3 times एज सो फार इन 1962, 1971, 1975. मतलब कौन सी टाइप की इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी. ये याद रखिए, अब तक जितना भी मैंने पूरी स्टोरी बताई है, जितनी पूरी कहानी बताई है, वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताई है. मतलब नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है. और ये अब तक कब कितनी बार लगाई गई है? अब तक लगाई गई है 3 बार. पहले तो 1962 में जब इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा था, उसके बाद 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, और 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर 1975 से 1977 तक. द फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी was issued in October 1962 on account of Chinese aggression in the NEFA, North Eastern Frontier Agency, now Arunachal Pradesh, एंड वॉज इन फोर्स टिल जनवरी 1968. मतलब पहली बार जब नेशनल इमरजेंसी हमारी कंट्री में लगाई गई थी, इशू की गई थी, वो था अक्टूबर 1962 में. क्यों लगाई गई थी? क्योंकि चाइना जो है एग्रेशन, मतलब चाइना ने नेफा के ऊपर अटैक कर दिया था. नेफा आज की डेट में अरुणाचल प्रदेश है, तब था वो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी. तो वो कब तक चली थी? 1962 में लगाई गई थी, 1968 तक चली थी. हेंस द फ्रेश प्रोक्लेमेशन वाज नॉट नीडेड एट द टाइम ऑफ वार अगेंस्ट द पाकिस्तान. पहली चीज़ तो 1962 में जो है हमारा इंडिया चाइना का वॉर चला था, और ये इंडिया चाइना के वॉर के दौरान जब 1962 में इमरजेंसी लगी थी तो 1968 तक चली थी. फिर 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर भी हुआ था, तो एक ही इमरजेंसी में हमने दोनों वॉर निपटा दिए, दोनों वॉर लड़ लिए हमने. तो फ्रेश प्रोक्लेमेशन की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी जब पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने वॉर किया था 1965 में. The second proclamation of national emergency was made in December 1971 in wake of attack by Pakistan. तो सेकंड जब दूसरी बार हमारे नेशनल इमरजेंसी हमने लगाई थी, वो लगाई थी दिसंबर 1971 में, जब पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया था. इवन व्हेन दिस इमरजेंसी इन ऑपरेशन, द थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज मेड इन 1975 जून. तो दूसरी इमरजेंसी हमने लगाई थी 1971 में, जब पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया था. और जब ये इमरजेंसी 1971 में लगाई गई इमरजेंसी जब चल ही रही थी, तो तीसरी बार इमरजेंसी लगा दी गई. मतलब इमरजेंसी पे ही इमरजेंसी लगाई गई. 1971 में जो है इंडिया और पाकिस्तान का वॉर शुरू हुआ था, तो तब हमने इमरजेंसी लगाई थी. लेकिन उसके बाद वो दूसरी इमरजेंसी चल ही रही थी, तब हमने और एक इमरजेंसी लगाई थी. थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी 1975 में लगा दी. बोथ सेकंड एंड थर्ड प्रोक्लेमेशन वाज रिवोक्ड इन मार्च 1977. अब ये दोनों इमरजेंसी जो लगाई थी, सेकंड और थर्ड प्रोक्लेमेशन, ये जो है 1977 में खत्म हुई. द फर्स्ट टू प्रोक्लेमेशन 1962 एंड 1971 वाज मेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, व्हाइल द थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ 1975 वाज मेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, दैट इज सर्टेन पर्सन्स हैव बीन इंसाइटिंग द पुलिस एंड आर्म्ड फोर्सेस अगेंस्ट द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड देयर नॉर्मल फंक्शनिंग. मतलब पहले जो दो प्रोक्लेमेशन लगाए थे 1962 में, जब इंडिया चाइना का वॉर चल रहा था, 1962 में पहली बार लगी थी, 1968 तक चली थी. और 1962 से 1968 के अंदर हमने 2 वॉर्स लड़ी थी, इंडिया चाइना वॉर 1962 में और इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 में. तो पहली इमरजेंसी तब लगाई गई थी. फिर दूसरी इमरजेंसी लगाई थी 1971 में. तो 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था. जो पहला और दूसरा नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, वो एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस में लगाई गई थी, क्योंकि हमारी वार चल रही थी. जो 1975 की जो थर्ड प्रोक्लेमेशन थी, वो लगाई गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस में. मतलब कुछ लोग थे जो पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस के जो ड्यूटीज़ है उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग को रोक रहे थे, उसको डिस्टर्ब कर रहे थे. तो वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे लगाई गई थी. 1962 और 1971 की एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पे लगाई गई थी. The emergency declared in 1975 internal emergency provided to be the most controversial. तो ये जो 1975 की इमरजेंसी लगाई गई थी, जो 1977 तक चली थी, तीसरी इमरजेंसी जो इंटरनल इमरजेंसी थी, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे लगाई गई थी, वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रही है. there was widespread criticism of the misuse of the emergency power. तो ये कहा गया कि ये जो इमरजेंसी है इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, और ये कहा गया कि इमरजेंसी पावर का गलत इस्तेमाल किया गया, इसको मिसयूज किया गया था. इन द इलेक्शंस दैट हेल्ड इन लोकसभा इन 1977 आफ्टर द इमरजेंसी, द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी लॉस्ट अगेन द जनता पार्टी केम इनटू पावर. तो जब 1977 के लोकसभा के इलेक्शंस हुए इमरजेंसी होने के बाद, 1975 से 77 तक इमरजेंसी चली. 1977 में जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, तब जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जो इंदिरा गांधी लेड बाय इंदिरा गांधी, वो हार गई थी, जनता पार्टी पावर में आई थी. दिस गवर्नमेंट अपॉइंट द शाह कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द क्रिटिसिज्म एंड वारंट द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर इन द ईयर 1975.
तो गवर्नमेंट नई 1975 से 77 तक इमरजेंसी चली, इमरजेंसी खत्म हुई, लोकसभा के इलेक्शन हुए 77 में, तो कांग्रेस पार्टी हार गई थी, जनता पार्टी पावर में आई। तो जो नई पार्टी आई थी जनता पार्टी, उन्होंने एक वो गवर्नमेंट ने, जनता गवर्नमेंट ने एक शाह कमीशन को अपॉइंट किया और ये कहा गया कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि जो डिक्लेरेशन था 1975 की जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो सही है या नहीं है, उसके ऊपर प्योर जो है आप एग्जामिन करिए उसको। द कमीशन डिड नॉट जस्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। और शाह कमीशन ने ये कहा कि जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 वो जो है सही नहीं थी, वो जो है सही बेसिस पे नहीं लगाई गई थी, वो जस्टिफाई नहीं है, नॉन जस्टि वो जो है उसको रीजनेबल नहीं कहा जा सकता। Hence the 44th Amendment Act of 1978 was enacted in 1978 to introduce a number of safeguards against the misuse of emergency provision, national emergency। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जनता पार्टी पावर में आई, जनता पार्टी ने शाह कमीशन को अपॉइंट किया, शाह कमीशन ने कहा जो 1975 की इमरजेंसी लगाई गई थी वो सही नहीं थी, तो इसलिए 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 जो है जनता पार्टी ने लाया और बहुत सारे सेफ गार्ड्स इंट्रोड्यूस किए और थोड़ा इमरजेंसी के प्रोसेस को थोड़ा जो है हार्ड किया, उसको लगाने का थोड़ा प्रोसेस जो है जो डिफिकल्ट किया, जिससे जो इमरजेंसी का मिसयूज़ है वो ना हो। तो ये हो गया हमारा नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, पूरा जो है सारे जो कैसे प्रोसेस होगा, कैसे लगाया जाएगा, उसके चेंजेस क्या होंगे और अब तक कितनी बार लगाया गया है, पूरा नेशनल इमरजेंसी को हमने कवर कर दिया है अंडर आर्टिकल 352। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट रूल। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।